हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैंने हारिका आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने 12th बोर्ड बूस्टर 2.0 के इस लेक्चर में। और बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खूब बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं हमारे अगले दो टॉपिक्स, जिनका नाम है बच्चे दी एनिमी एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो बच्चे, ये दोनों चैप्टर्स जो हैं ये आप लोगों की ये दोनों चैप्टर्स जो हैं ये बच्चे आप लोगों की विस्तास बुक से लिए गए हैं। राइट, ये दोनों चैप्टर्स जो है बच्चे कौन सी बुक से हैं? ये दोनों विस्तास बुक से हैं। और पहला वाला बच्चे चैप्टर है दी एनिमी और दूसरे वाले का नाम है बच्चे मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये दोनों चैप्टर्स थोड़े से लंबे हैं, तो वही हमारी बात है कि जब चैप्टर्स थोड़े लंबे हो जाते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली आप लोगों की क्लास की ड्यूरेशन जो है वो भी थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज बियर विद द लेंथ ऑफ द लेक्चर, बट कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि ये लेक्चर के बाद आप लोगों की इस चैप्टर की तैयारी डन हो जाएगी। इसी चीज को दिमाग में रखते हुए बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें सबसे पहले बच्चे हम लोग चैप्टर करने वाले हैं द एनिमी, दैट इज रिटन बाय पर्ल एस बक। अब बच्चे, आप सब लोगों को वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पता है, राइट? एवरीबडी हैज हर्ड अबाउट व्हाट? एवरीबडी हैज हर्ड अबाउट वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 में बच्चे हमारे पास दो पावर थी, एलाइज और एक्सिस पावर। ठीक है, हमारे पास कौन सी दो पावर्स थी? हमारे पास थी एलाइज और हमारे पास थी एक्सिस। तो बच्चे, यहाँ पर हमें सारी एलाइज और सारी एक्सिस के बारे में समझने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बच्चे अलाइड फोर्सेस के अंदर यूएसए था और एक्सिस फोर्सेस के अंदर हमारे पास जापान था। तो बच्चे, ये उसी टाइम की बात है जब इन दोनों के बीच में वॉर चल रही थी, सिंस द वर्ल्ड वॉर 2 वाज गोइंग ऑन। तो ये दोनों दुश्मन थे, सो बोथ ऑफ देम वर एनिमी नेशंस। ठीक है, ये दोनों क्या थे? ये उस समय पे एनिमी नेशंस थे। तो सबसे पहले बच्चे जापान की गलती ये थी कि जापान ने इसके पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। जापान ने क्या किया? जापान ने बच्चे अटैक करा किसके ऊपर? पर्ल हार्बर के ऊपर। और पर्ल हार्बर के अटैक के रिटालिएशन के अंदर हमारे यूएसए ने इस पर क्या किया? इन्होंने इनके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप कर दिया, जिसका नाम था आपका फैटमैन और बिग बॉय। ठीक है, ये आई थिंक 8 और 10 अगस्त को इन्होंने ड्रॉप किया था एटॉमिक बॉम्ब। और एटॉमिक बॉम्ब कहां पर ड्रॉप किए थे बच्चे? हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ दिस चैप्टर। तो बच्चे, ये स्टोरी जो है ये समवेयर इन द मिड ऑफ वॉर है। ये स्टोरी जो है ना, ये मिड वॉर क्राइसिस के ऊपर है ये स्टोरी, कि वॉर के दौरान इंसान को क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ती हैं। ये चैप्टर जो है बच्चे बहुत अच्छे तरीके से वॉर को कंडेम करता है। ठीक है, वॉर इज कंडेम्ड, यानी इस चैप्टर के अंदर हम लोग वॉर को कंडेम करते हैं। बेसिकली हम ये कहते हैं कि वॉर जो है वो नहीं होनी चाहिए, वॉर शुड नॉट टेक प्लेस, बिकॉज वॉर जो है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज करती है। तो स्टोरी बच्चे कुछ ऐसी है हमारे पास, बिल्कुल अपने घर जैसी है स्टोरी बच्चे। अच्छा, अमेरिका के बारे में, यहाँ पर मैं यूएसए लिख रही हूँ, यहाँ पर बच्चे यूएसए अमेरिका के बारे में स्टोरी है और जापान के बारे में स्टोरी है। तो बच्चे, जापान से हमारे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर सदाओ। ठीक है, जो ऑर्थोडॉक्स जापानीज थे और इनकी फैमिली जो थी बच्चे वो भी ऑर्थोडॉक्स जापानीज थी, स्पेशली इनके फादर। डॉक्टर सदाओ जो है वो 8 साल के लिए यूएस से जाते हैं, पढ़ाई करके वापस जापान आ जाते हैं। ठीक है, और इनकी वाइफ थी बच्चे हैना होकी और डॉक्टर का नाम था सदाओ होकी। और इनकी मुलाकात होती है बच्चे एक यूएस के बंदे से, बेसिकली एक अमेरिकन से, जिसका नाम था टॉम। और एक्चुअली वो क्या था बच्चे? वो था प्रिजनर ऑफ वॉर। देखो बच्चे, प्रिजनर ऑफ वॉर बेसिकली क्या होते हैं? जब आपके कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जाते हैं और वहां के लोगों को बंदी बनाकर ले आते हैं, ठीक है, तो दैट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर। मतलब ऐसे लोग जिन्हें जबरदस्ती उस वॉर में कैप्चर कर लिया गया, ऐसे लोग जिन्हें जबरदस्ती उस वॉर के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। तो यहाँ पर ये जो हमारा कैरेक्टर है बच्चे टॉम, ये भी एक प्रिजनर ऑफ वॉर था। मतलब देखा जाए तो ये इनोसेंट था। ठीक है, ही वॉज ए इनोसेंट पर्सन। अब देखा जाए तो वो वॉर में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, वो भी वॉर की कैजुअलिटी का एक हिस्सा था, वो भी जबरदस्ती अपने इस प्रॉब्लम में फंस गया था। अब ये टॉम जो था ना बच्चे, ये उस टाइम पर बहुत ज्यादा इंजर्ड था, बहुत ज्यादा मरने के हाल में था। तो उस समय पे डॉक्टर सदाओ के मन में एक लड़ाई होती है, पैट्रियोटिज्म। ठीक है, पैट्रियोटिज्म वर्सेस व्हाट? पैट्रियोटिज्म वर्सेस
ह्यूमैनिटी की। यानी उनके मन में ये था कि यार ऑनगोइंग वॉर के बीच में अगर मैं एक अमेरिकन मैन को बचाऊं तो वो मेरी ह्यूमैनिटी है, क्योंकि मैं अपने ऊपर किसी इंसान की मौत का रीजन नहीं लेना चाहता, या फिर मैं अपना देश प्रेम दिखाऊं और इस आदमी को पुलिस के हवाले कर दूं, उसके बाद पुलिस जो मर्जी करे इससे वो देखा जाएगा। तो ये स्टोरी है बच्चे डॉक्टर सदाओ की डिलेमा की, ये स्टोरी है उनकी कंफ्यूजन की कि इस पूरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में, इस चैलेंजिंग सिचुएशन को उन्होंने कैसे हैंडल किया। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, दैट इज कॉल्ड दी एनिमी। अब बच्चे स्टोरी जो है दी एनिमी दैट इज रिटन बाय पर्ल एस बक, एंड ये स्टोरी जो है इट हैज एवरीथिंग जो इसे एक एंटी वॉर स्टोरी बनाती है। बट कोई भी स्टोरी के अंदर हमारे ऑथर ने डायरेक्टली कंडेमनेशन ऑफ वॉर नहीं किया है, यानी डायरेक्टली उन्होंने वॉर के अगेंस्ट कहीं कुछ नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने ऐसे एविडेंसेस दिए हैं जिससे वो वॉर के अगेंस्ट बताना चाहती हैं। ठीक है, द डीग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर इज हिंटेड एट थ्रू द नियर फेटल ब्लाइट ऑफ द अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर। तो बेसिकली वो कहती है कि वॉर की फेटल प्लाइट, यानी वॉर में मरने लायक हालात जो हैं वो बन जाते हैं, वो उन्होंने दिखाई है एक अमेरिकन मैन के द्वारा जो एक प्रिजनर ऑफ वॉर था, और उसकी कंडीशन जो थी वो इतनी ज्यादा खराब थी कि दैट द कंडीशन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ एंड सेट्स द रीडर थिंकिंग अबाउट द इलॉजिकलिटी ऑफ वॉर। कि लड़ाई हो रही है दो वॉरिंग ग्रुप्स के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज किसकी होती हैं बच्चे? सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज जो होती हैं वो किसकी होती हैं? सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज होती हैं सिविलियंस की। यानी लड़ाई हो रही है दो देशों के बीच में और मर कौन रहे हैं? सिविलियंस मर रहे हैं, देश के वासी मर रहे हैं। तो उनको कैसे बचाया जाए या ऐसा क्या किया जाए वॉर को रोकने के लिए, उसके ऊपर बच्चे ये स्टोरी है। तो ये स्टोरी शुरू होती है डॉक्टर सदाओ होकी से। वो बताते हैं डॉक्टर सदाओ होकी जो थे बच्चे वो एक जापानीज डॉक्टर थे, याद रखना ही वो जापानीज डॉक्टर। बस कहानी ये थी कि ये अमेरिका में पढ़कर आए थे और ये वहां पर 8 सालों के लिए ये अमेरिका में थे, और दिस वाज द प्लेस, अमेरिका ही वो जगह थी जहां पर उन्हें अपनी वाइफ हैना मिलती है। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या था कि डॉक्टर सदाओ थे, उनके बचपन की स्टोरी पे भी हम आएंगे। अब प्रेजेंटली डॉक्टर सदाओ और हैना जो थे वो जापान में बड़ी खुशी खुशी रह रहे थे, उनके 2 बच्चे थे, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरह वो लोग भी इनडायरेक्टली वॉर के अंदर इन्वॉल्व थे। अब डॉक्टर सदाओ की इन्वॉल्वमेंट कैसे थी? क्योंकि डॉक्टर सदाओ एक डॉक्टर थे, तो उस समय पे बच्चे बहुत सारे लोग इंजर्ड हो रहे थे, बहुत सारे लोग मर रहे थे, बहुत सारे लोग बीमार हो रहे थे, जो भी हो रहा था उन लोगों के साथ। तो डॉक्टर्स की ड्यूटी थी उस समय पे उन लोगों को हेल्प करना। तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सही, डॉक्टर सदाओ जो थे वो भी वॉर में इंक्लूडेड थे। अब डॉक्टर सदाओ का बचपन नॉर्मल बचपन की तरह था, जहां पर वो एक ऑर्डिनरी किड की तरह पेड़ों पर चढ़ते थे और नंगे पैर बिल्कुल सी के पास खेलते थे, बिकॉज उनका जो घर था इट वाज नियर बाय अ बीच। ठीक है, इनका जो घर था वो नियर बाय अ बीच, बिल्कुल घर के बाहर ही एक बीच हुआ करता था इनके, छोटा सा पर बहुत ही रॉकी सा बीच था। वो प्रॉपर बीच ऐसे घूमने वाला नहीं, लेकिन आप एक घर, आप ये मान लो कि आपका घर सी साइड है और उसके बाहर बहुत ज्यादा रॉकी जो है सरफेस है। अब उनके फादर जो थे डॉक्टर सदाओ के, ही वॉज अ वेरी ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ अ मैन, लेकिन उनकी एक बहुत ज्यादा ग्रेट इंस्पिरेशन थी डॉक्टर सदाओ के ऊपर, और उन्होंने अपने बेटे को एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन दिया था कि हमारा फ्यूचर इस चीज पर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसा बनाते हैं। अब डॉक्टर सदाओ के जो फादर थे वो थोड़े से ऑर्थोडॉक्स नेचर के थे, थोड़े से पुराने ख्यालात के थे। ठीक है, वो बहुत ही आप कह सकते हो कि सीक्रेटिव तो नहीं कहूंगी मैं उनके लिए, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। ठीक है, बचपन में उन्होंने बाकी पेरेंट्स के साथ डॉक्टर सदाओ के साथ ना ज्यादा बातें करी, ना उनके साथ ज्यादा खेला, लेकिन फॉर हिज एजुकेशन ही वाज कंप्लीटली डिवोटेड। ठीक है, ही वाज होली डिवोटेड टू सदाओ's एजुकेशन एंड हैड सेंट हिम टू अमेरिका एट 22 टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। इतना ज्यादा ऑर्थोडॉक्स होने के बाद भी ही रियलाइज कि उनके बच्चे की पढ़ाई, उनके बच्चे का करियर बनना जरूरी है, तो उन्होंने अपना ऑर्थोडॉक्स नीचे रखकर अपने बेटे सदाओ को कहाँ भेजा? उन्होंने अमेरिका भेजा कि तुम जाओ अमेरिका और पढ़ाई लिखाई कर आओ, पढ़ाई लिखाई करके वापस आना और मेरा नाम रोशन करना। तो डॉक्टर सदाओ जो है वो 22 साल की एज में जापान से जाते हैं, एंड एट द एज ऑफ 30, 8 साल बाद वो वापस एक डॉक्टर और एक साइंटिस्ट बन के आते हैं। ठीक है,
क्या करते हैं, वो साइंटिस्ट बन के आते हैं। अब डॉक्टर तो बने ही, साथ में वो एक साइंटिस्ट बने। साइंटिस्ट कैसे बने, क्योंकि डॉक्टर सदाव एक डॉक्टर होने के अलावा एक साइंटिस्ट थे, और उनकी जो सर्जिकल स्किल्स थी ना, दे वर इंडिस्पेंसिबल टू जापान। मतलब आप कह सकते हो कैन नॉट बी लॉस्ट, कैन नॉट लूज। तो उनकी जो स्किल्स थी ना, उनको आप खो नहीं सकते। जापान के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब वो क्यों थे, भी हम आगे देखेंगे, क्योंकि वो एक डिस्कवरी कर रहे थे बच्चे, ठीक है। ही वाज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी कि किस तरीके से ही दैट वुड रेंडर द वुंड्स एंटायरली क्लीन, जिसकी वजह से आपकी इंजरी का जो निशान है वो कंप्लीटली मिट जाएगा। तो डॉक्टर सदाव, वॉर चल रही है, वॉर में तो बहुत चोटें लगनी थी, बहुत लोग बीमार होने थे, तो उनकी चोटों से बचाने के लिए, उनको उस प्रॉब्लम से बचाने के लिए ही इस तरीके की एक डिस्कवरी जो थी वो की जा रही थी। एज ए रिजल्ट, जब जापान वॉर पे जाता है, जब जापान डायरेक्टली वॉर में इंक्लूड हो जाता है, तो डॉक्टर सदाओ को भेजा नहीं गया था वॉर में, उनको आर्मी के साथ नहीं भेजा गया था। एक रीजन तो ये, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी कर रहे थे, ठीक है। दिस वाज रीजन नंबर 1। और ये बहुत जरूरी सवाल है कि डॉक्टर सदाओ को वॉर पे क्यों नहीं भेजा गया था, व्हाई वाज ही नॉट सेंट टू वॉर। बहुत जरूरी सवाल है कि उन्हें वॉर पर क्यों नहीं भेजा गया था। तो बच्चे, एक रीजन तो ये था कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी कर रहे थे, और दूसरा रीजन ये था कि उस समय पे जापानीज जनरल, जो इनकी आर्मी के हेड थे, ही हैड अ कंडीशन। बेसिकली वो बहुत ज्यादा बीमार थे और उन्हें किसी भी समय सर्जरी की जरूरत पड़ सकती थी, एंड दैट मैन ट्रस्टेड नोबडी एल्स देन अदर देन सदाओ। तो उस आदमी को और किसी पर भी विश्वास नहीं था। The only person he trusted at that point of time was Dr. सदाओ, and he believed कि अगर डॉक्टर सदाओ नहीं होंगे, and I would have been, I would need him any time, तो I cannot let him go। तो उन्होंने साफ बोला कि मैं डॉक्टर सदाओ को नहीं जाने दे सकता। अब होता क्या है बच्चे, एक दिन डॉक्टर सदाओ जब अपनी वाइफ हैना के साथ शोर पर खड़े हुए थे और अपने बचपन को याद कर रहे थे, अमेरिका के टाइम को याद कर रहे थे कि कैसे वो अपने वाइफ से मिले थे, उस समय पर एक इंसिडेंट उनके साथ होता है। One day there was heavy fog and Sadao had returned home after spending a while watching the mist near the shore। अब अपने घर के बाहर खड़े होकर वो जो फॉग थी, वो उस फॉग को देख रहे थे। जब वो घर पहुंचते हैं तो जो उनकी वाइफ थी हैना, उन्होंने उनके लिए दरवाजा खोला और उन्हें घर में वेलकम किया। अब उसके बाद डॉक्टर सदाओ और हैना जो थे वो अपने घर के बाहर खड़े हुए थे, एक दूसरे के ऊपर कंधे पे हाथ रख के, सर रख के, एंड इट वाज अ वेरी लविंग मोमेंट। और दे वर थिंकिंग ऑफ दैट टाइम जिस समय डॉक्टर सदाओ हैना से मिले थे। अब होता क्या है, डॉक्टर सदाओ जो थे वो अपने एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे, जिस प्रोफेसर का नाम था प्रोफेसर हार्ले, उनके घर पे वो हैना से मिलते हैं। अब डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि उस दिन मैं जा नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैं चला गया उनके घर, एंड देयर आई मेट हैना। और अब जहां पर वो हैना से मिलते हैं तो उन्हें हैना को देखते ही हैना से प्यार हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो अपने फादर की बहुत इज्जत करते थे, तो इसीलिए उन्होंने अपने फादर का वेट किया, ये चेक करने के लिए कि भैया डॉक्टर सदाओ है वो एक्चुअली में सॉरी जो हैना है वो एक्चुअली में वो मैरिड है, मैरिड नहीं, हैना जो है वो जापानीज है या नहीं, ठीक है। ये चेक करने के लिए कि हैना जो है वो एक्चुअली जापानीज है या नहीं, ये देखने के लिए डॉक्टर सदाओ ने वेट किया हैना का कि लेट मी जस्ट सी कि हैना जापानीज लड़की है भी या नहीं। सो ही वेटेड टू चेक, और जब उसे रियलाइज हो जाता है कि हाँ हैना जापानीज है, उसके बाद ही डिसाइडेड कि वो हैना से शादी कर लेगा। तो आफ्टर दैट डॉक्टर सदाओ हैड डिसाइडेड दैट ही इज गोइंग टू मैरी हैना। और उसके बाद जब वो हैना को अपने घर लेकर जाते हैं तो अपने पापा की परमिशन का वेट करते हैं, और उसके बाद जब उनके पापा उनको परमिशन दे देते हैं तो उसके बाद ही वो उनसे शादी करते हैं। ये वाली लाइन पे भी हम आगे आएंगे। दिस लाइन इज गोइंग टू बी देयर अहेड इन द चैप्टर। लेट मी जस्ट चेक इफ आई हैव द समरी अहेड और इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस। तो आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आगे स्टोरी कहां लेकर जाती है। तो डॉक्टर सदाओ ने हैना को शादी करने से पहले वेट किया, ये चेक करने के लिए भैया कि वो प्योरली जापानीज है या नहीं। एंड क्योंकि अब एक बार फादर ने भी अप्रूव कर दिया, पता लग गया कि शी वाज प्योरली जापानीज, तो नाउ दे वर लिविंग हैप्पीली विद देयर 2 चिल्ड्रन। अब दोनों के दोनों जब खड़े हुए थे, दे वर हैविंग देयर काइंड ऑफ अ मोमेंट, तो उस टाइम पर एक कपल ने सडनली देखा कि कोई आदमी जो है ना वो एकदम से ओशन से बाहर आकर गिरा है, एज इफ दैट मैन हैज बीन थ्रोन आउट बाय द ओशन। तो डॉक्टर सदाओ और हैना जो थे वो सोचने लग जाते हैं कि कौन होगा। उनको ये लगता है कि भैया आसपास के एरिया में फिशरमैन होते हैं, तो प्रोबेबली ये कोई फिशरमैन होगा, और वो उसको देखने जाते हैं। अब जब वो उस आदमी को देखते हैं तो दे रियलाइज कि दैट मैन वाज ब्लीडिंग हेवीली। उस आदमी के शरीर में से तो खून निकल रहा था। अब भैया क्या करे, दैट मैन इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली।
ऑन अ क्लोजर लुक उन्होंने ये देखा कि उस आदमी ने एक व्हाइट हैट पहनी हुई है विद अ गन वुंड ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, और उन्होंने देखा कि उसने एक हैट पहनी हुई है और उसके बैक साइड के राइट साइड के ऊपर, लोअर बैक की राइट साइड के ऊपर क्या है, वहां पर एक वुंड है जो रीओपन हो गई है बिकॉज ऑफ द ओशन रॉक्स। ठीक है, ओशन की रॉक्स की वजह से, क्योंकि वो पानी में टॉस होते होते आया तो उसकी चोट पर वो रॉक लगी और वो जो चोट थी वो वापस से रीओपन हो गई। अब डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ जो थे वो डिलेमा में थे, क्योंकि जब उन्होंने उस वाइट मैन को देखा, उसकी हैट से और उसके क्लोथ्स से और उसके फेस से वो ये पहचान गए कि ये आदमी जो है बच्चे ये एक अमेरिकन मैन है। एंड नाउ दे वर कंफ्यूज्ड कि भैया अब हम इस अमेरिकन मैन का क्या करें, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, अब हमारे अपने आप को कैसे बचाया जाए। Now they were in a dilemma because Sadao found that the man's cap was bearing the letter US Navy. उन्होंने पढ़ा कि उस आदमी की कैप के ऊपर लिखा हुआ था US Navy, जो इंडिकेट करता है कि प्रोबेबली ये आदमी जो है ये प्रिजनर ऑफ वॉर है, यानी इसको जबरदस्ती बंदी बनाकर यहाँ पर लेकर आ गए हैं। अब डॉक्टर सदाव एंड हैना वर कंफ्यूज कि क्या करें। कपल जो थे दे वर पैट्रियोटिक टू कोर, मतलब अपने देश से उन्हें बहुत प्यार था एंड अमेरिकन को अपना दुश्मन समझते थे, लेकिन उस पैट्रियोटिज्म में भी उनके मन में एक ह्यूमेन साइड थी, एक इंसानियत की साइड थी जो उन्हें अलाउ नहीं कर रही थी इस वुंडेड मैन को वापस से उस वाइल्ड रॉकी ओशन में फेंकने की। तो ऑब्वियसली वो एक अमेरिकन मैन को तो हार्बर कर नहीं सकते, अपने घर रख नहीं सकते, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं आ रही थी कि वो उस आदमी को वापस पानी में फेंक दे। अब उनके दिमाग में आया कि अगर हम इस आदमी को घर लेकर जाएंगे तो हमारे सर्वेंट्स जो हैं वो भी जापानीज हैं, तो वो तो बिल्कुल भी इस चीज को नहीं मानेंगे कि हम लोग एक अमेरिकन मैन को अपने घर में रख रहे हैं और शायद से वो जॉब छोड़ के चले जाए, या वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो में वो हमारी पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि हमने अपने घर के अंदर एक एनिमी को रखा है। नोइंग फुली वेल कि ये सदाओ की रेपुटेशन इफेक्ट कर सकता है, डॉक्टर सदाओ ने फिर भी डिसाइड किया कि वो उस आदमी को ट्रीट करेंगे। तो ये उनके लिए एक बहुत ही हार्ड डिसीजन रहा होगा, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने अपने जो आप कह सकते हो जो अपनी इज्जत है, व्हाट इज दैट कॉल्ड, उन्होंने अपनी प्राइड, ठीक है, और अपनी जो रेप्यूटेशन है बच्चे सोसाइटी के अंदर, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ साइंटिस्ट, उनको वॉर पे जाने से रोक लिया गया, उनकी जिंदगी बचा ली गई है, ये सब उन्होंने बिल्कुल रिस्क पे रख दिया इस आदमी को बचाने के लिए। नाउ इट वाज नॉट फॉर द लव ऑफ अमेरिका या नॉट फॉर द लव ऑफ द अमेरिकन्स, बट आउट ऑफ कंप्लीट ह्यूमैनिटी कि डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ का मन नहीं मान रहा था कि वो उस अमेरिकन मैन को वापस पानी में फेंक दें। ऐसा क्यों? बिकॉज उनको ये था कि हम किसी की मौत का रीजन नहीं बनना चाहते, वी डोंट वांट टू बी द रीजन फॉर समबडीज डेथ, तो वी कैन नॉट डू दिस, इसीलिए हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इस आदमी को पानी में फेंके। दूसरा सोचा कि वो लोग इस आदमी को पुलिस के हवाले कर देते हैं, तो दे रियलाइज कि अगर वो इसे पुलिस के हवाले भी कर देंगे तो जापानीज पुलिस भी इस आदमी के साथ सेम हश्र करेगी, पुलिस जो है वो इस आदमी को मार देगी, दे आर गोइंग टू किल हिम, एंड वंस द मैन इज डेड, एक टाइम पे जब वो आदमी मर जाएगा तो ऑब्वियसली दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ दैट मैन। तो इसीलिए वो दोनों तरफ से उस आदमी की मौत का कारण नहीं बनना चाहते थे, तो इसीलिए उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा कि एक बार हम इस आदमी को थोड़ा सा ठीक करते हैं, बिकॉज अभी तो ये वैसे ही मरने की कगार पे है, इसको ऐसे छोड़ा गया तो ये वैसे ही मर जाएगा, and knowing that you could save a person and you did not do that is going to be very wrong and very unwise on your part, and Dr. Sadao was not like that kind of a man. तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि वो उसे अपने घर में लेकर जाएंगे। तो जिस कमरे में उसे रखा गया, उस प्रिजनर को रखा गया, वो सदाओ के फादर का कमरा था। तो बेसिकली बच्चे ये एक आयरनी है डॉक्टर सदाओ की लाइफ में कि उस जिस कमरे में उनको रखा गया वो उसके फादर का कमरा था, एंड उस कमरे में इट वॉज अ परफेक्ट जापानीज सेटिंग, जिसमें चेयर्स और फॉरेन बेड थे ही नहीं। तो ये बच्चे कितने ज्यादा ऑर्थोडॉक्सी दिखाता है उनके फादर की, कि वो इतने ज्यादा ऑथेंटिक जापानीज थे कि उन्हें अपने घर में जापानीज सामान के अलावा कुछ और रखना बिल्कुल भी पसंद था ही नहीं। अब ये कुछ ना रखने के बाद अब आयरनी ये है कि उनके मरने के बाद एक अमेरिकन मैन, दैट टू अ ब्लीडिंग अमेरिकन मैन, अ डर्टी अमेरिकन मैन वाज kept inside his room, that too when he was bleeding. So the man was laid on the deeply matted floor, यानी आपका जो कवर्ड फ्लोर होते हैं ना इनके, जैसे आप जमीन पर वो शिनचान में देखा होगा कवर लगा दिया जाता है, वैसे फ्लोर पर उन्हें लिटाया गया। हैना was hesitant to cover him with the silk quilt. अब हैना ने सोचा कि यार मैं ऐसे सिल्क के कंबल से क्या कवर करूँ, ये तो गंदा कर देगा कंबल को, और उतने में ही उसने रियलाइज किया कि उन्होंने उस आदमी को लिटाने से पहले कोई सामान नहीं बिछाया था जमीन पे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मैट गंदा हो गया था।
अब क्योंकि वो आदमी बहुत डर्टी था तो डॉक्टर सॉरी हैना को लगा कि इसको साफ करना चाहिए, तो उसने यूमी जो उनके बच्चों की नानी थी यानी जो उनके बच्चों की केयर टेकर थी, ठीक है, उसने उनको बुलाया और उन्होंने बोला कि आप प्लीज इस आदमी को साफ कर दीजिए। और सदाओ ने उतने में सोचा कि मैं बाकी सर्वेंट्स को बुलाकर बता दूं कि हमारे घर में एक अमेरिकन मैन है। उन्होंने क्या किया, मैन की पल्स को चेक किया एंड ही रियलाइज कि जो उसकी हार्ट बीट है वो बहुत ज्यादा डल है एंड ही डिसाइडेड कि उस आदमी पर ऑपरेशन कर देना चाहिए अगर आप उसको बचाना चाहोगे। अब यहाँ पर होता क्या है, उतने में जब डॉक्टर सदाओ ने डिसाइड किया कि वो ऑपरेशन करेंगे और अपना अपैरेटस लेने जाते हैं, उतने में हैना नर्सरी पहुंचती है, बेसिकली बच्चों के कमरे में जाती है और यूमी को बुलाकर लेकर आती है। यूमी को बुलाकर लाकर उसे बोलती है मेरे साथ चलो, और दोनों सर्वेंट्स को भी बुलाया जाता है कि तुम भी आओ। तो दोनों सर्वेंट्स बचे जिसके अंदर इनके गार्डनर और इनके कुक थे और इनकी जो बच्चों की नानी थी यूमी, जब तीनों ने इस आदमी को यहाँ पर देखा तो दे रियलाइज एंड दे वर सो शॉक्ड कि भैया इस आदमी ने, हमारे मास्टर ने एक अमेरिकन मैन को इन द मिडल ऑफ द वॉर अपने घर में रखा है। तो दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि वो आदमी मर सकता है एंड बीइंग अ डॉक्टर, डॉक्टर सदाओ किसी भी इंसान को मरने नहीं दे सकते। अब हर इंसान ने अपनी अलग बात बोली। गार्डनर ने बोला, क्योंकि वो एक ओल्ड सुपरस्टिशियस मैन था, तो उसने बोला कि देखो आपको ना इस आदमी को नहीं बचाना चाहिए। वो कहते हैं पहले तो गन वुंड ने इसको हर्ट किया, फिर ओशन ने इसको हर्ट किया, तो ये आदमी जो है ही इज डेस्टिन्ड टू डाई। ये आदमी जो है ये मरने के लिए इसकी किस्मत तय है कि इसको मरना ही है, ये नहीं बच सकता है। आप कोशिश भी मत कीजिए इसको बचाने की, ये मर जाएगा। वी कैन नॉट काइंड ऑफ इवन सेव हिम, कुछ नहीं हो सकता है इस आदमी का, ही इज गोइंग टू 100% डाई, कुछ नहीं होगा, ये मरेगा ही मरेगा। तो होता क्या है तो और वो कहते हैं कि आप अगर आप किस्मत के अगेंस्ट जाओगे तो प्रोबेबली आपको भी जो किस्मत है, जो वर्ल्ड है, वो कर्स करेगा। तो ऑब्वियसली डॉक्टर सदाओ ने मानी नहीं है बात, हैना ने भी नहीं मानी, बिकॉज शी न्यू कि ये बहुत ऑर्थोडॉक्सी सी बात हो गई, बड़ी सुपरस्टिशियस सी बात हो गई। ऑन द अदर हैंड इनके जो कुक थे वो कहते हैं कि हमारे मास्टर इतने प्राउड है किसी भी इंसान को सेव करने के लिए दैट ही कैन सेव एनीवन। ठीक है, ही सेज आवर मास्टर इज सो प्राउड, our master is so proud to save people। हमारे मास्टर इतने खुश हैं लोगों को बचाने में that he saves anyone, कि वो किसी को भी बचा लेंगे, वो किसी की भी जान जो है उसको बचा लेंगे। तो डॉक्टर सदाओ के लिए ये बोला गया हैना ने, उसकी उनके कुक ने। तो यूमी, अब जब यूमी जाती है तो यूमी को जब वो डर्टी वाइट मैन दिखाया जाता है तो वो तो साफ नाट जाती है कि भैया मैं ऐसे साफ कराने को मत बोलना, और वो कहती है कि आप खुद इसको साफ कर लीजिए, बिकॉज आई एम अ पुअर गर्ल एंड आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, ये सब आपके एलीट अफेयर्स हैं, इनमें आप खुद कीजिए, आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और वो वहां से चली जाती है। तो हैना के पास और कोई ऑप्शन नहीं था उस आदमी को खुद साफ करने का। एंड अब उसके बाद क्या होता है, जब डॉक्टर सदाओ कमरे में आते हैं तो वो अपने सर्जिकल इक्विपमेंट्स लेकर आते हैं और हैना को उन्होंने बोला कि तुम्हें इसे एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। हैना ने बोला कि मैं कैसे दूंगी, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो डॉक्टर सदाओ जो थे वो अपनी वाइफ पर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो अब इस समय पे जब मैं इस पे ऑपरेशन करूंगा तो मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे सकता, बिकॉज मेरी हल्की सी नेग्लिजेंस से ये पेशेंट जो है ये मर जाएगा। तो हैना को लगा कि चलो ठीक है हेल्प कर देते हैं। अब डॉक्टर सदाओ जब ट्रीटमेंट करने लगे उस आदमी के ऊपर तो हैना ने पहली बार इतना ज्यादा ब्लड देखा था, बिकॉज हैना वाज नॉट अ डॉक्टर। ठीक है, हैना जो थी वो डॉक्टर नहीं थी और उसने पहली बार इतना ब्लड देखा, तो इतना ब्लड देखकर वो बाहर चली गई वॉमिट करने के लिए एंड बहुत, क्योंकि वो हेल्पलेस थी। और डॉक्टर सदाओ जो थे वो भी बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहे थे कि यहाँ पर अपनी वाइफ को कंसोल करने की जगह, अपने बिलवेड को कंसोल करने की जगह उन्हें क्या करना पड़ रहा है, उन्हें जाकर उस आदमी की मदद करनी पड़ रही है, उन्हें उस आदमी को ठीक करना पड़ रहा है। तो इवन डॉक्टर सदाओ वाज वेरी एंग्री ऑन व्हाट वाज हैपनिंग। अब उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद उल्टी करने के बाद हैना वापस आती है और अपने हस्बैंड की डायरेक्शंस को फॉलो करके जो उसे एनेस्थीसिया देना था उसने बोला कि कॉटन को सैचुरेट कर लो, यानी उसे वेट कर लो और उसके बाद इस आदमी की नाक के पास लगा दो, उतने में ही इसका एनेस्थीसिया जो है इसको मिल जाएगा। एट दिस जंक्चर जब वो उसे एनेस्थीसिया दे रही थी तो वो सारे प्रिजनर्स की सफरिंग के बारे में सोच रही थी एंड शी वाज थिंकिंग कि उसने जो न्यूज आजकल देखी है ग्लोरिफिकेशन ऑफ जापानीज आर्मी की, जापानीज आर्मी ने ये किया, जापानीज आर्मी ने वो किया, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है कि इस तरीके से लोग जो है उन्हें मारा जाता है, उन्हें पनिश किया जाता है।
इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको याद आ रहा था कि उसने जनरल टाकीमा के बारे में भी पढ़ा था, वही सेम जनरल जिस जनरल के बारे में जिस जनरल की डॉक्टर सदाओ ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो जनरल टाकीमा जो था वो भी एक बहुत बड़ा हिपोक्रेट था, बड़ा ही दोगला आदमी था। कहने को तो वो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा आर्मी का सबसे बड़ा जनरल हेड है, लेकिन एक्चुअली वो एक वाइफ बीटर था, वो डोमेस्टिक वायलेंस करता था। तो शी वॉज थिंकिंग कि कितनी ज्यादा हिपोक्रेसी हमारे वर्ल्ड में इस समय पे एग्जिस्ट करती है। उतने में जब हैना सोच रही थी, डॉक्टर सदाओ को वो बुलेट मिल जाती है उनकी किडनी के पास, और वो उस इंजर्ड सोल्जर की बॉडी में से उसको निकाल देते हैं। अब यहां पर डॉक्टर कहते हैं, इधर एक लाइन है, नॉट नोइंग अबाउट योर पेशेंट्स बॉडी। अगर आपको अपने पेशेंट की बॉडी के बारे में नहीं पता है, पेशेंट्स बॉडी, इट्स अ कार्डिनल सिन। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर आप अपने पेशेंट की बॉडी के बारे में नहीं जानते हो और उसके ऊपर ऑपरेट करते हो तो ये कार्डिनल सिन है, वो एक गलत चीज है, मतलब आपका दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अब उसके बाद होता क्या है, उसकी बॉडी में से बुलेट निकाल दी जाती है, उसे हाइपोडर्मिक दे दिया जाता है और उस आदमी को रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब क्योंकि सर्वेंट ने सारा काम करने को मना कर दिया था, तो हैना को खुद उस आदमी के लिए खाना बनाना पड़ता और अपने हाथ से उसको खिलाना पड़ता, बिकॉज दैट मैन वाज नॉट केपेबल टू इवन होल्ड अ स्पून एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ दिनों बाद वो आदमी जब उठता है तो बहुत ही ज्यादा वीक उठता है और बहुत ज्यादा टेरिफाइड होता है, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, बिकॉज ही वाज स्केयर्ड कि शायद उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। तो उसने कपल को सिंपली पूछा कि क्या आप मुझे पुलिस को देने वाले हो एंड क्या आप मुझे अथॉरिटीज को हैंड ओवर कर दोगे। सदाओ ने मन में भी सोचा कि हाँ, बिकॉज, और बोला भी कि ये बिल्कुल सही चीज होगी अगर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ही सेज लेकिन मैं अभी तक डिसीजन पर नहीं आया हूं, दैट व्हाट डू आई हैव टू एग्जैक्टली डू विद यू। और मीनवाइल वो जब उसे अपना नाम बताने लगता है तो उन्होंने उसको बोला कि नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में कोई भी और इन्फॉर्मेशन नहीं जाननी है, आई डोंट वांट टू नो एनीथिंग अबाउट यू अनलेस आई आस्क यू टू टेल मी, तब तक मुझे अपने बारे में कुछ मत बताना। अब डॉक्टर जो थे, डॉक्टर सदाओ जो थे, क्योंकि ही वाज अ डॉक्टर, तो वो ड्यूटीफुली उसकी वुंड्स को ट्रीट करने में लगे रहे, हर दिन आते उसको चेक करते, उसका फीडबैक देते, सब कुछ करते। When he removed the last stitches, he knew कि now it would not take more than a fortnight। अब उनको रियलाइज हुआ कि आखिरी स्टिचेस निकालने के 15 दिन और लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, और ये पेशेंट जो है he will be very well, he will be as fit as a fiddle। तो अब इसीलिए क्योंकि उन्हें रियलाइज हो गया था कि मेरा पर्पस था इस आदमी को ठीक करना, एंड क्योंकि मैं इसे पार्शियली ठीक कर चुका हूं, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो अपने कमरे में गए और उन्होंने एक लेटर लिखना शुरू करा टू द चीफ ऑफ पुलिस, बताते हुए कि ऑन 21st डे ऑफ February, आपके एग्जाम से एक दिन पहले, एक प्रिजनर जो था, वो एस्केप्ड प्रिजनर जो था, वो उनके घर के शोर के बाहर आ गया था और उन्होंने वो अनफिनिश्ड लेटर अपने सीक्रेट डोर में रख दिया। तो बच्चे ये हम कह सकते हैं कि ये एक डिप्लोमेटिक टैक्टिक भी हो सकता है डॉक्टर सदाओ के बिहाफ पर, कि कभी अगर वो पकड़े गए तो अपने सीक्रेट ड्रॉर से वो लेटर दिखाकर ये तो बता सकते हैं कि मैं बताने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को, कि इससे पहले मैं आप लोगों को बताता, आप लोगों ने खुद ही जो है सब कुछ देख लिया है। अब होता क्या है बच्चे, ऑन द 7th डे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ऑफ द एंटायर चैप्टर, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ऑन द 7th डे पीओडब्ल्यू के घर आने के बाद जो सदाओ के सर्वेंट थे ना, उन्होंने डिसाइड किया कि भैया हम इस घर से छोड़कर जा रहे हैं एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। वो कहते हैं कि जब तक ये अमेरिकन आपके घर में रहेगा तब तक हम आपके घर में नहीं रहेंगे, बिकॉज आप एक एनिमी को अपने घर में शेल्टर दे रहे हो, तो वी कैन नॉट अलाउ एन एनिमी बीइंग देयर इनसाइड आवर हाउस। जब तक ये एनिमी यहाँ पर रहेगा हम आपके घर में नहीं रहेंगे, आप इस आदमी को रखो, हमें अपने आपके घर में नहीं रहना। अब डॉक्टर सदाओ जो थे वो कुछ नहीं कर सकते थे, इवन दो एक्सेप्टिंग दैट अमेरिकन वाज एन एनिमी। उन्होंने यही बोला कि देखो मेरा वो पेशेंट है, अभी तक मैं उसको वापस नहीं करूंगा, मैं उसे पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर आई एम ट्रेन्ड टू सेव लाइव्स, यही मेरा काम है एंड आई कैन नॉट स्टॉप दैट। हाउएवर सर्वेंट्स ने बोला कि ठीक है, फिर आप एक काम कीजिए, जब आप इस अमेरिकन मैन को भेज देंगे घर से, आप तब हमें बुला लेना। तो सर्वेंट्स अपनी बिलोंगिंग्स को लेकर चले गए और हैना ने सारा का सारा काम खुद उस दिन घर में करना शुरू कर दिया विदाउट एनी क्वेश्चन, बिकॉज शी ऑल्सो न्यू कि कुछ हो नहीं सकता ना, अब कुछ फायदा नहीं है बोलने का भी, बिकॉज यहाँ पर डॉक्टर सदाओ जो है वो उस आदमी को रखने वाले हैं, और जो अगर वो लड़ती हैं यहाँ पर अपने सर्वेंट्स से, तो देयर वर फुल चांसेस कि वो सर्वेंट्स जो है वो पुलिस में उनकी कंप्लेंट कर देंगे एंड दे विल बी इन अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो वो अपने आप को इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए शी डिसाइडेड कि छोड़ कुछ नहीं बोलती, मैं खुद ही अपने घर का जो है काम कर लेती हूँ।
अब होता क्या है बच्चे, स्टोरी में आगे अब बताती हूँ। I needed to add certain slides in the lecture previously. अब होता क्या है, अब यहाँ पर ओके इधर थोड़ा सा लाइन आई थिंक मिसिंग है। अब दूसरी चीज ये होती है बच्चे, 7th डे पे सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और 7th डे की बच्चे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उस दिन डॉक्टर सदाव जो है वो ये देखते हैं कि एक आदमी जो है वो यहाँ पर वो लेकर आया है, ठीक है, एक आदमी आया है इधर इनके घर के बाहर, ठीक है, टू फेच सदाव। यहाँ से तो मैं बताती हूँ कि स्टोरी एग्जैक्टली होती क्या है, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ तक बेटा बेसिकली होता क्या है कि दोपहर को हैना जब खाना बना रही थी तो हैना नोटिस करती है सम मैन, ठीक है, अ मैन इन यूनिफॉर्म, ठीक है, अ मैन इन यूनिफॉर्म अप्रोचिंग। तो वो देखती है कि एक यूनिफॉर्म में एक मैन जो है वो इनके घर की तरफ आ रहा है, और जो हैना है वो ये चीज को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, बिकॉज शी बिलीव्ड कि क्योंकि अब तो हमारे सर्वेंट भी चले गए तो देयर आर फुल चांसेस कि सर्वेंट्स ने शायद कंप्लेंट कर दी होगी, और उसकी वजह से अब यहाँ पर ये जो ऑफिशियल है ये मेरे पति को अरेस्ट करने आ रहा है। तो शी वॉज एक्सट्रीमली स्केयर्ड, मतलब शी वॉज हॉरिफाइड, शी वॉज टेरराइज्ड एट दैट टाइम कि अब तो मेरा खानदान खत्म, अब तो सब कुछ बर्बाद होने वाला है। लेकिन जब वो आदमी आता है, मैन इन यूनिफॉर्म आता है, तो बेसिकली वहां पर वो सदाओ को लेने आया था, क्योंकि जो जनरल था हु वाज इन पेन और वो उसको लेने आया है। अब डॉक्टर सदाव चले तो गए, लेकिन अपनी वाइफ को ऐसी सिचुएशन में देखकर, इतनी हॉरिफाइड सिचुएशन में देखकर कि वो इतना ज्यादा डरी हुई थी, ये चीज देखकर सदाव के मन में आया कि भैया नाउ बाय हुक और बाय क्रुक इट इज टाइम कि मैं इस प्रिजनर से जितना जल्दी पीछा छुड़ाऊं उतना ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर डॉक्टर सदाव ने क्या किया, जब वो जनरल से मिलने जाते हैं तो डॉक्टर सदाव ने हर चीज जनरल को बता दी उस प्रिजनर ऑफ वॉर के बारे में। इमेजिन करो जापान की आर्मी का हेड, ठीक है, जापान की आर्मी के हेड को तुम ये बता रहे हो कि हमारे घर के अंदर हमने एक अमेरिकन मैन को शेल्टर दिया हुआ है। तो यहाँ से बेटा हमें ये चीज पता लगती है कि जनरल जो था ये बहुत ही कैलस, बहुत ही बेकार इंसान था, ठीक है, ही वॉज वेरी सेल्फिश। देखिए भले इसके लिए ये कहने को इतनी बड़ी पोजीशन के ऊपर था, लेकिन उसके बाद भी इसके लिए अपनी खुद की पोजीशन, अपनी खुद की तबीयत ज्यादा जरूरी थी एज कंपेयर्ड उस आदमी के उस घर पे होने में। क्योंकि सदाव जो था बच्चे वो इंडिस्पेंसिबल था जनरल के लिए भी, और डॉक्टर अगर अरेस्ट हो जाएगा एक अमेरिकन मैन को घर रखने के लिए तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा जनरल के ऊपर, बिकॉज जनरल को कभी भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ सकती है, कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, और वो सदाव के अलावा किसी पे विश्वास नहीं करता था। तो ये रियलाइज किया अगर डॉक्टर सदाव अरेस्ट हो जाते हैं तो मेरी जो तबीयत है, मेरी जो ट्रीटमेंट है वो भी बीच में रुक जाएगी। तो उन्होंने सदाव को बोला कि ठीक है तुम एक चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं होने दे सकता, तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ना प्राइवेट असैसिन्स, बेसिकली वो कहता है मैं प्राइवेट प्रोफेशनल किलर्स भेजता हूँ जो वहां पर आएंगे, साइलेंटली उस प्रिजनर को मारेंगे और उसकी बॉडी को डिस्पोज कर देंगे, उसकी बॉडी जो है उसको रफा दफा कर देंगे, किनारे लगा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। सदाव को भी लगा कि हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं सारा कुछ जनरल के ऊपर छोड़ देता हूँ, बिकॉज जनरल खुद मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, तो वो जल्दी से जल्दी उस आदमी को मरवाएंगे और मुझे बचाएंगे। सदाव को ये लगा कि इट इज बेस्ट कि वो हैना को ये चीज नहीं बताए कि उसके घर के अंदर कुछ किलर्स आने वाले हैं, वरना हैना और टेंशन में आ जाएगी। तो अब उसके बाद होता क्या है, तो वो जाते हैं और उस बच्चे को उस लड़के को देखते हैं, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी यंग, तो वो उसको जाके देखते हैं एंड ही रियलाइज दैट द मैन वॉज आउट ऑफ बेड। टॉम, फॉर दैट वाज हिज नेम्ड, उन्होंने सदाव को थैंक यू बोला कि आपने मेरी लाइफ बचा ली, आप मेरे भगवान हो, यू आर माय गॉड। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सदाव की जो कंसाइंस थी, उनका जो मॉरल था, इट प्रिक्ड हिम, बेसिकली उनको अंदर ही अंदर एक होता है ना कि एक वो दर्द दुख सताता है कि एक तुम्हें पता है कि तुम झूठ बोल कर आए हो, तुम्हें पता है कि तुम कुछ गलत कर आए हो, एंड द अदर पर्सन इज ट्रीटिंग यू गॉडली। तो यहाँ पर कि वो आके बोलता है दिस नाउ व्हेन द मैन सेज कि आपने मेरी जिंदगी बचा ली, आपने तो मेरे साथ बहुत अच्छा किया, तो डॉक्टर सदाव की कंसाइंस जो है, उनके मॉरल्स है, वो उन्हें प्रिक करते हैं, बेसिकली टॉन्ट करते हैं, बिकॉज वो उसकी मरवाने की प्लानिंग कर ही आए हैं। एंड वो 3 रातों के लिए सो नहीं पाते हैं इस उम्मीद में कि असैसिन्स आएंगे। पहली रात सोते हैं, अगले दिन देखते हैं बच्चा उठा हुआ होता है, लड़का उठा हुआ होता है। अगली रात उन्हें कुछ आवाजें आती हैं खड़खड़ की, लेकिन वो अगले दिन सुबह उठ के देखते हैं तो वो आदमी फिर सो रखा होता है। तीसरी रात बहुत तेज आवाजें आती हैं, उनको लगता भी है शायद असैसिन्स आए होंगे, लेकिन वो तीसरे दिन उठ के देखते हैं एंड रियलाइज दैट द मैन वाज स्टिल देयर। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डॉक्टर सदाव रियलाइज कि बेटा अब तो भैया आर या पार कर लो, ही कुड नॉट टेक इट एनी मोर। तो उन्होंने एक प्लान बनाया टॉम के एस्केप के लिए, और उन्होंने डिसाइड किया कि बताया टॉम को कि देखो अथॉरिटीज को पता है कि तुम मेरे घर के अंदर हो, एंड इसके बाद कि मैं तुम्हें
ये अपने घर में रखा हुआ है। तो इससे पहले कि तुम मरो या इससे पहले कि तुम्हें कोई कैप्चर कर ले, इट इज बेटर कि मैं तुम्हें अपने घर से यहाँ से भगा देता हूँ। तो इसे एक काम करो, तुम मेरी बोट ले लो और दूर यहाँ से ना एक आइसोलेटेड आइलैंड है, एक अनइनहैबिटेड सबमर्ज्ड आइलैंड है। अनइनहैबिटेड का मतलब है नो पीपल लिविंग। इसे एक ऐसा आइलैंड है जहां पर कोई लोग नहीं रहते हैं। तो तुम्हें मैं एक काम करता हूँ, अपनी बोट देता हूँ, तुम उस आइलैंड तक चले जाओ, ठीक है। ही सेज इट इज एन अनप्रोटेक्टेड आइलैंड, तो तुम उस आसानी से उस आइलैंड पर जा सकते हो और तुम वहां से किसी से भी हेल्प मत लेना। उधर एक कोरियन फिशिंग बोट आती है, बस उस कोरियन फिशिंग बोट में बैठ जाना, वो कोरियन फिशिंग बोट जो है वो तुम्हें लेकर चली जाएगी, ठीक है। तो इसे उस कोरियन फिशिंग बोट में बैठना, नो अदर बोट अपार्ट फ्रॉम दैट। और वो उसे बताते हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वो उसे ये भी कहते हैं कि देखो तुम्हें क्या करना है, वो साथ में बेटा उसको फूड वाटर, ठीक है, फूड वाटर क्लोथ्स, वो उसे अपने क्लोथ्स देते हैं और उसके हेड को कवर कर देते हैं, ठीक है। हेड को कवर क्यों कर देते हैं? बिकॉज उसके जो बाल थे बच्चे वो गोल्डन थे एंड जापान में गोल्डन बाल नहीं होते, तो ऑब्वियसली अगर उसके बालों से वो पकड़ा गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने उसके बालों को ढका, उसको खाना वाना दिया, कपड़े दिए, क्विल्ट्स दिए और उसको बोला कि देख नो फायर। उन्होंने बोला कि वहां पर जाकर गलती से भी आग मत जला लियो, बिकॉज अगर तूने आग जलाई तो पीपल विल कैच यू। वहां पर तू जा और अगर तेरा खाना खत्म हो जाता है तो कच्ची मछली खा लियो, लेकिन बिल्कुल भी फ्लैशलाइट्स मत दियो, ठीक है। उन्होंने अपनी ओन फ्लैशलाइट, ठीक है, उसको दे दी, अपनी खुद की फ्लैशलाइट उसको दे दी और उसको यही बोला कि एट सनसेट, उन्होंने बोला एट सनसेट 2 फ्लैशेस मुझे करेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि तूने फ्लैशलाइट ऑन करी है। He warned him not to take a help from anyone except the Korean fishing boat। और जब रात आती है तो सदाओ अपनी बोट को शोर पर लेकर जाते हैं, उसमें खाना पानी कपड़े सब कुछ रख देते हैं। और उन्होंने इस चीज के बारे में हैना को कुछ नहीं बताया था कि वो उस आदमी को एस्केप करा रहे हैं। टॉम की हेल्थ को चेक करा, उसे अपनी खुद की फ्लैशलाइट दी और उसको बोला कि मुझे सिर्फ 2 फ्लैशेस करियो एट द इंस्टेंट द सन ड्रॉप्ड ओवर द होराइजन। इसे जैसे ही सूरज जो है वो यहाँ से डूबेगा, हल्का सा जब वो जैसे डूब चुका होगा, मुझे बस 2 फ्लैशेस दियो, मैं समझ जाऊंगा दैट यू नीड समथिंग। और ही सेज अगर ये कब करना है, जब तू खाना तो तेरे पास नहीं हो, अंधेरे में फ्लैशलाइट ऑन नहीं करनी है वरना तो दूर से पकड़ा जाएगा। और वो उसे ये भी कहते हैं कि फायर मत यूज करना बिकॉज फायर से तुम पकड़े जाओगे। उसे ड्रेस किया जापानीज क्लोथ में, काले कपड़े से उसका सर जो था वो ढक दिया ताकि वो पकड़ा ना जाए। और अमेरिकन आदमी ने उनका हाथ हिला ऐसे मिलाया और उन्हें बोला कि आपने दूसरी बारी मेरी जिंदगी बचाई है, आई ओ यू माई लाइफ, यू आर द रीजन जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। और इस तरीके से वो उसको भेज देते हैं। एंड अगले दिन डॉक्टर सदाओ वेटेड कि उन्हें कोई फ्लैशलाइट आए, लेकिन ऑब्वियसली कोई फ्लैशलाइट नहीं आती एंड ही रियलाइज दैट द मैन हैज ऑलरेडी एस्केप्ड, वो जो है यहाँ से भाग चुके हैं। और उसके बाद सदाओ जो है अब वो अपने जनरल के पास जाते हैं और अभी तक जनरल का ऑपरेशन भी हो चुका है और उन्होंने जनरल को बता दिया कि देखो जो प्रिजनर था ना, हमने उसको भेज दिया है, द प्रिजनर हैज एस्केप्ड। और जनरल भी वो, जब जनरल से उन्होंने पूछा कि आपने असैसिन्स तो नहीं भिजवाए थे, ऐसा क्या हुआ, मतलब डिड यू फॉरगेट टू सेंड द असैसिन्स? तो जनरल बताते हैं कि मैं बड़ा सॉरी हूं कि मैं बहुत बीमार था और मैं अपने अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोच पाया, तो इसीलिए मैं भूल गया तुम्हारे लिए असैसिन्स भेजना। एंड वो उसे सॉरी बोलते हैं। तो अब इमेजिन कीजिए, मैन ऑफ सच अ हाई वैल्यू, अ मैन ऑफ सच अ हाई पोजीशन इज एक्चुअली सेइंग सॉरी, इज एक्चुअली व्हाट इज दैट, क्या कहते हैं यार उसे, मैं वर्ड भूल गई, रिग्रेटिंग, ठीक है, इज हिमसेल्फ रिग्रेटिंग द इनकन्वीनियंस कि भैया मेरी वजह से तुम्हें जो प्रॉब्लम हुई, आई होप तुम मुझे उसके लिए माफ कर दोगे। और वो से ये भी कहते हैं कि देखो इसे मेरी डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी मत समझना, ये मत समझना कि मैं अपनी ड्यूटी से हट गया। एंड ही सेज बिकॉज अगर लोगों को कभी पता लग भी जाता कि मैंने तुम्हारे लिए असैसिन्स भिजवाए हैं तो वो चीज मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाती। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इस बात को सीक्रेट रखें कि तुम भी जेल नहीं जाओगे और मेरी भी इज्जत बनी रहेगी। तो डॉक्टर सदाओ न्यू कि भैया वो बड़े आराम से ऐसे हैंडल कर सकते हैं, दिस मैन वाज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर हिम। उस रात जब सदाओ घर जाते हैं तो ही वाज श्योर कि अमेरिकन आदमी जो है ही हैज बीन सेव्ड, क्योंकि उन्होंने देखा था कोई फ्लैशलाइट तो नहीं आई और अब वो सर्वेंट्स को भी बुला चुके थे वापस घर बिकॉज द अमेरिकन मैन हैड गॉन एंड उनकी लाइफ जो है वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन उस रात डॉक्टर सदाओ वापस से ही वाज इन अ कंफ्यूजन और वो यही सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ, व्हाट प्रॉम्प्टेड हिम टू एक्चुअली सेव द अमेरिकन मैन, ऐसा क्या उनके मन में आया, उन्हें खुद को भी नहीं समझ में आया कि उन्होंने उस अमेरिकन मैन को क्यों बचाया।
अब जब वो बाहर खड़े हुए थे शोर पर वापस, तो वो उन सारे अमेरिकन के बारे में सोच रहे थे जिनको वो अपने 8 साल के कोर्स में मिले, जिसमें वो प्रोफेसर हार्ले थे, उनकी वाइफ थी, उनके ओल्ड अनाटमी टीचर थे जिन्होंने उन्हें इतना कुछ सिखाया। तो बेसिकली वो उनकी तरफ उनका ग्रैटिट्यूड था कि भले ही वो उन अमेरिकन के लिए कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, वो एटलीस्ट एक अमेरिकन की जान बचाकर अपना ग्रैटिट्यूड तो शो कर देगा। उसकी लैंड लेडी तो भले ही थोड़ी वॉल्यूबल लाउड थी, जैसी भी थी, लेकिन जब उन्हें इन्फ्लुएंजा होता है, जब वो बीमार होते हैं, उस समय पर उन्होंने उसे शेल्टर किया, उनकी हेल्प करी, डिस्पाइट द फैक्ट कि उस समय लोग जो थे वो जापानीज लोगों के अगेंस्ट थे। अब यहाँ पर जब वो उन सब चीजों को याद करता है और वो अमेरिकन मैन को याद करता है, तो उसके दिमाग में यही सवाल आ रहा था कि मैं इसको क्यों नहीं मार पाया। बट बच्चे वी ऑल नो कि कहीं ना कहीं इट वॉज द एसेंशियल गुडनेस, इट वॉज द लेटेंट गुडनेस इन हिज हार्ट, ठीक है, वो उसके दिल की गुडनेस थी जिसने डॉक्टर सदाओ को, उस आदमी को मरने से बचा लिया। इट वॉज हिज गुडनेस दैट एक्चुअली stopped him from killing that man या handling him over to the पुलिस। वो चाहता तो ये काम चुटकियों में कर सकता था अपनी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन डॉक्टर सदाओ ने अपनी इज्जत, अपने घर की इज्जत, अपनी बीवी की इज्जत, एवरीथिंग वाज एट रिस्क, इवन हिज चिल्ड्रंस फ्यूचर वाज एट रिस्क, लेकिन उसने फिर भी वो रिस्क लेकर ये काम किया। तो इतना बड़ा रिस्क लेना बच्चे एक्चुअली जिगरा मांगता है, जो हमारे इस बंदे में था। In the story The Enemy, what is the main dilemma that Hannah and Sadao face? To abandon the American as a patriot, to save him as a humanist, मान सकते हैं। To keep the servant or to dismiss them, servants की तो बात ही नहीं थी। To hand over the American to the Japanese military or the American army, कि भैया दोनों में से किसको दे, नहीं, उन्हें किसी को देना ही नहीं था उस आदमी को। To retain the American learnings and remain loyal to their Japanese values, कि American learnings पे फोकस करें या जापान में जो सीखा उस पे फोकस करें, तो ये भी नहीं, कि वो या तो पैट्रियोटिक हो जाएंगे, या तो वो देश प्रेमी हो जाएंगे, या वो इंसान प्रेमी हो जाएंगे। तो उनको लगा कि भैया इंसान प्रेमी होना बेटर है। Those scars, she murmured, lifting her eyes to Sadao. The scars do not indicate, बच्चा जो scars थे किसके ऊपर, उस POW के ऊपर जो scars थे वो क्या नहीं इंडिकेट करते। टॉर्चर जरूर, सुपीरियोरिटी ऑफ जापान ओवर अमेरिका, कि जापान जो है वो अमेरिका से ऊपर है। द क्वेस्ट फॉर सुप्रीमेसी इन पावर इन वॉर के अंदर आप अपनी पावर को डेवलप करने के लिए, सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करने के लिए लोगों को टारगेट बनाते हो, ये भी देखने को मिलता है। द रूमर्स ऑफ टॉर्चर, कि रूमर्स आधे देखे टॉर्चर किया गया है, वो सब सच था। कि इस चीज से आप ये कैसे प्रूव कर रहे हो कि जापान जो है वो अमेरिका से ऊपर है। तो दिस इज द स्टेटमेंट दैट डज नॉट इंडिकेट, ठीक है। She does not wish to be left alone with the white man. Why did Hannah feel so despite having studied in America? वो अमेरिका में पढ़ के आई है, लेकिन फिर भी वो एक अमेरिकन मैन के साथ क्यों नहीं रहना चाहती? बेटा, बिकॉज बीइंग जापानीज इट वाजंट अप्रोप्रिएट टू स्टे विद अ स्ट्रेंजर। तो ये हर कल्चर में, इट इज नॉट अबाउट जस्ट बीइंग जापानीज। अमेरिका एंड जापान वर नॉट एलाइज इन दी ऑनगोइंग वॉर, यानी फ्रेंड्स, वो आप कह सकते हो पार्टनर्स की। उस समय पर ये टीम जो थी ये पार्टनर्स नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, मैं मान सकती हूँ। ही वॉज समवन शी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम हर पास्ट, बिल्कुल भी नहीं। हर हस्बैंड हैड कॉशन्ड हर अगेंस्ट अमेरिका, नहीं, क्योंकि उस समय पे वॉर चल रही थी। तो सडनली आउट ऑफ वॉर दैट मैन बिकेम हर एनिमी एंड शी बिलीव्ड कि भैया आई एम नॉट गोइंग टू बी समवेयर और नियर अराउंड माय एनिमी, ठीक है। Now these are the questions that you can do after the class as a homework. What did Dr. Sadao send off to the PW? What did Dr. Sadao send off the POW? As soon as it was dark, Dr. Sadao ने अपनी स्टाउट बोट, अपनी जो शॉर्ट बोट है उसे शोर पर लगाया, उसमें खाना, पानी, 2 क्विल्ट यानी 2 कंबल डाले और मेडिकली उसे एग्जामिन करके उसे अपने खुद की फ्लैशलाइट दी ताकि वो फूड के लिए सिग्नल कर सके। उसे जापानीज क्लोथ दिए, उसका सर कवर कर दिया एंड लेट हिम गो। और उसे बहुत सारी कुछ एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस उन्होंने प्रोवाइड करी ताकि वो अपने आप को किसी बड़ी प्रॉब्लम में लैंड करके फंस ना जाए, ठीक है। ऑप्शन क्या है, आंसर आप लोगों को मिल गया। What message does enemy give? तो बच्चे, the enemy chapter क्लियर कंडेम करता है वॉर को। वो यही कहता है कि वॉर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वॉर में जो कैजुअलिटीज झेलते हैं, जो लोग परेशानी झेलते हैं, वो कॉमन मैन होते हैं। तो कॉमन मैन की परेशानी इतनी नहीं होनी चाहिए। The enemy gives the message कि humanism transcends all man-made prejudices, यानी इंसान की जो इंसानियत है वो goes beyond, वो बहुत आगे चलती है, by the prejudices। डॉक्टर सदाओ जो है वो यहाँ पर अपने मेडिकल एथिक्स को मेंटेन करके रखते हैं एज अ प्रोफेशनल, कि उन्होंने एक एनिमी को ट्रीट किया जो उस समय पे जिस कंट्री के साथ उनकी वॉर चल रही थी। तो
तो बच्चे ये स्टोरी जो है ये ग्रेट लेसन है ऑफ पीस, लव, सिंपैथी, फेलो फीलिंग एंड ह्यूमैनिज्म एंड अ वर्ड ऑल्सो कॉल्ड ब्रदरहुड, कि अगर आप भाईचारा मेंटेन करके रखते हो तो वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव। और दूसरा बच्चे ये चैप्टर जो है ये कंडेम करता है वॉर को, ठीक है। इस चैप्टर में वॉर को डी ग्लोरीफाई किया गया है, दिखाया गया है कि लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। What forced Dr. Sadao to be impatient and irritable with his patient? तो दो wounded man जो था बच्चे, he needed an early operation as he was urgent operation, क्योंकि he was in a critically injured, एक तो चोट लगी हुई है, वो wound वापस से reopen हो गई है। हैना जब सदाओ के साथ थी, she started operating on the prisoner, जिसने आज से पहले हैना ने कभी कोई ऑपरेशन देखा नहीं था। she started to vomit at the sight of the blood। अब डॉक्टर सदाओ जो थे वो बाहर जाकर अपनी वाइफ को ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हेल्प तो करना चाहते थे, लेकिन इस आदमी को यहाँ पर अगर वो छोड़ेंगे तो द मैन कुड डेफिनेटली डाई। तो इसकी वजह से ही वाज फीलिंग वेरी हेल्पलेस बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू गो टू हिज वाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ अ एनिमी। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस, इम्पेशेंट और इरिटेबल फील कर रहे थे। ओके Sadao ensured that American sailor left the house, but he himself remained safe and secure. तो जिस रात को एज पर प्लान वो आदमी एस्केप करता है, डॉक्टर सदाओ स्लेप्ट वेल। वन इवनिंग स्टैंडिंग ऑन द वरांडा, डॉक्टर सदाओ लुक टुवर्ड्स द आइलैंड थिंकिंग कि देयर इज गोइंग टू बी अ साइन ऑफ द फ्लैशलाइट, बट ऑब्वियसली व्हेन देयर वाज नो साइन ऑफ द फ्लैशलाइट ही अंडरस्टूड दैट probably the man has already left, he has got the Korean boat. It means the man had gone off on a safe Korean boat. In this way he ensured कि American man's departure and his own safety and security, कि भैया जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, और मतलब अब बच गए, वो खुद भी बच गए, जान बची तो लाखों पाए हो गया ना। Why did the messenger come to Sadao? What did Hannah think about it? तो बच्चे मैसेंजर आया था डॉक्टर सदाओ को यहाँ पर बुलाने के लिए कि ओल्ड जनरल जो है he was again in painful situation and he had him to attend to. तो डॉक्टर सदाओ, when Hannah first saw the uniformed messenger, she got frightened, for she thought that they had come to arrest her husband, because इससे पहले ही सुबह जो थे and she thought, ऐसे भी लिख सकते हो, and she suspected that the servants थे, that the servants might have complained about the American man, कि शायद से उस अमेरिकन मैन की कंप्लेंट उनके मैसेंजर्स ने ही करी है। Now we do have another last question बच्चे, इसके बाद आप लोग, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद के क्वेश्चंस आप लोगों को नोट्स में मिल जाएंगे। Hannah told Yumi to wash the soldier. How did Yumi react? तो बच्चे जब हैना ने यूमी को बोला कि इस सोल्जर को वॉश कर दो, तो उसने साफ मना कर दिया कि देखो मुझसे उम्मीद मत रखो, सेइंग कि मैंने आज से पहले कभी भी एक व्हाइट मैन को वॉश नहीं किया है एंड मैं आगे भी नहीं करूंगी, बिकॉज दैट टू अ डर्टी वन, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। शी ऑब्स्टिनेटली, बड़ी रूडली उसने हैना को बोल दिया कि देखो भैया आपका काम आपको साजे, मैं नहीं करूंगी क्योंकि मैं एक पुअर लेडी हूँ एंड आई कैन नॉट डू दिस बिकॉज आई एम अ पुअर पर्सन एंड दिस इज नॉट माई अफेयर टू हैंडल, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। जो करना है आप खुद करो, आपकी सिचुएशन आपको लगता है आप खुद हैंडल कर सकती हो आप करो, आपको नहीं लगता आप मत करो, मेरे को किसी चीज में हैंडल करने के लिए मत बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर आकर बच्चे हमारा दी एनिमी हो जाता है खत्म, और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। हाँ बच्चों, तो अब आते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जो दो स्टोरीज हैं, जिटकाला सा के बारे में और बावा के बारे में। तो बच्चे ये स्टोरी बेसिकली डील करती है उस समय के, दिख रहा है ये पेन, हाँ, उस समय के प्रेजुडिस, जैसा प्रेजुडिस हम लोगों ने एनिमी में देखा वो एक वॉर की वजह से था, यहाँ पर तो वो आपको वाइड स्प्रेड दिखेगा, प्रेजुडिस दैट इज बिकॉज ऑफ वॉर। और उसके अलावा बच्चे यू आर गोइंग टू फाइंड डिस्क्रिमिनेशन, भर भर के डिस्क्रिमिनेशन। और यहाँ पर बच्चे आप एक और चीज देखोगे, हियर यू विल ऑल्सो ट्राई टू सी कि किस तरीके से आपको अनटचेबिलिटी के सोशल इविल को दिखाया जाता है, किस तरीके से यहाँ पर बच्चे कल्चरल होमोजेनाइजेशन, यानी एक कल्चर के लोगों को बनाने के चक्कर के अंदर किस तरीके की एट्रोसिटीज, किस तरीके की बुरी चीजें लोगों को यहाँ पर फेस करनी पड़ती है, ये सारी चीजें बच्चे हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहली स्टोरी है बच्चे जिटकाला सा के बारे में, जिनका पूरा नाम है बच्चे जर्ट्रूड
साइमंस बोनिन, ठीक है, इनका नाम है जर्ट्रूड साइमंस बोनिन। इनके बारे में बच्चे ये स्टोरी होने वाली है, जिन्होंने पेन नेम ले लिया ज़िटकालासा, ऑब्वियसली क्योंकि उन्हें कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज करना था, तो उसके बारे में बच्चे ये स्टोरी दी गई है। तो ये नैरेटिव जो है बच्चे, ये हमारे माय कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर जो इनकी स्टोरी है उसके ऊपर दिया गया है। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर में या इस चैप्टर के थ्रू वो बताती क्या है। तो बच्चे ये स्टोरी है उस समय की अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका को डिस्कवर किसने किया? कोलंबस ने डिस्कवर किया। उससे पहले कोलंबस भैया जी जो थे वो इंडिया घूम कर आए थे, इंडिया से आए थे। तो हुआ क्या, जब उस समय कोलंबस ने सोचा कि मैं यहाँ से जर्नी शुरू करूंगा तो वापस से मैं दूसरे लैंड पर जो पहुंचूंगा वो भी इंडिया होगा। तो कोलंबस जो है वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं और अमेरिका में पहुंचते हैं। तो जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो वो यहाँ की लोकल कम्युनिटी को बच्चे इंडियंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? यहाँ की लोकल कम्युनिटी को इंडियन बोलते हैं, बिकॉज उनके हिसाब से ये भी इंडिया था, लेकिन एक्चुअली वो इंडिया नहीं था। तो यहाँ पर बच्चे जो अमेरिका की लोकल कम्युनिटी है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है अमेरिकन इंडियंस, ठीक है। उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है अमेरिकन इंडियंस। अब अमेरिकन इंडियंस का मतलब क्या है? अमेरिकन इंडियंस का मतलब है कि भैया वो नेटिव अमेरिकन थे, यानी जो हमेशा से अमेरिका के लैंड पर रहते आए थे। अब जब कोलंबस यहाँ आए तो बच्चे आप लोगों को पता है कि वो यूरोपियन थे। अब हमें ये भी पता है कि उस समय यूरोप का एक नारा था कि भैया दुनिया हमारी है, ठीक है। यूरोप का एक ही नारा, सारा का सारा देश हमारा, सारी की सारी दुनिया हमारा, हमारी, वटेवर। तो इनका ये इनका मोटो था कि भैया हमें सब कुछ करना है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, धीरे धीरे इधर भी वो कोलोनाइजेशन कर ली जाती है अमेरिका की। तो जब इधर कोलोनाइजेशन अमेरिका में भी करी जाती है बाय द यूरोपियंस, दैट इज बाय कोलंबस, बिकॉज अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर काफी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने शुरू करे और इनका जो कल्चर था, ठीक है, उसे डिस्ट्रॉय करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी और अपने कल्चर को ग्लोरीफाई करने की बहुत कोशिश करी, कि ग्लोरीफाई, कि हमारा कल्चर जो है वो अच्छा हो जाए और इनका कल्चर जो है वो डाउनग्रेड हो जाए, करने की इन्होंने बड़ी बड़ी भर भर के कोशिश करी। तो चलो भैया कर ली कोशिश तो मान लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बड़ी कोशिश करी कि भैया हमारा जो वो है कल्चर उसे बना के रखो, हमारी जिंदगी जो है बना के रखो, हमें तो सब कुछ चाहिए, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। तो इन्होंने क्या किया, ये नेटिव अमेरिकन जो थे इनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। तो ये स्टोरी है बच्चे कार्लिजल इंडियन स्कूल की। कहाँ की है बच्चे? कार्लिजल इंडियन स्कूल की ये स्टोरी है, जहां पर ये ज़िटकालासा जाती हैं, जहां पर इन्हें जबरदस्ती जाला डाला जाता है और ये अपना हार्श एक्सपीरियंस बताती हैं स्कूल में जाकर। वो कहती है कि मतलब हमें बिल्कुल भी इंसानों की तरह स्कूल में ट्रीट नहीं किया गया, जो ट्रीटमेंट हम लोगों ने फेस करी है वो बहुत ज्यादा बुरी थी। तो बच्चे नैरेटिव या स्टोरी जो है, इट इज द स्टोरी बाय साइमंस एंड इज एग्जामिन्ड इन द फर्स्ट सेक्शन। साइमन जो है बच्चे वो एक अमेरिकन इंडियन है, यानी नेटिव अमेरिकन थी, एंड शी हैज ओपोज्ड सोसाइटल प्रेजुडिस टुवर्ड्स अमेरिकन इंडियंस। और इसके अंदर वो यही बताती है कि किस तरीके से उस टाइम पर हमें बहुत ज्यादा गलत ट्रीट किया जाता था, किस तरीके से हमें उस समय प्रेजुडिस को फेस करना पड़ता था। शी डिस्क्राइब्स द फर्स्ट डे एट कार्लिजल इंडियन स्कूल। वो यही बताती है कि कार्लिजल इंडियन स्कूल में उनका पहला दिन कैसा बीतता है और क्या क्या वहां पर होता है। पहला दिन ऑफ स्कूल था बच्चे, तो ज़िटकालासा जो थी वो बड़ी अनकंफर्टेबल थी और ऑफुल थी, बड़ी सैड थी। क्यों? बिकॉज शी वॉज फोर्स्ड टू कम हियर, ठीक है, फोर्स टू कम हियर, उनको जबरदस्ती यहाँ पर बुलाया गया था, ठीक है। तो शी वॉज वेरी अनकंफर्टेबल, शी वॉज वेरी अनफेमिलियर विद द सिचुएशन, बिकॉज उनके कल्चर से वो स्कूल बिल्कुल अलग था। शी वॉज वेरी कंफ्यूज कि यहाँ पर लोगों ने जो कपड़े पहने हैं वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, यहाँ के लोकल कस्टम्स को देखकर वो बहुत डरी हुई थी। इन एडिशन शी फेल्ट वेरी प्रेशर्ड एंड वेरी एक्सप्लॉइटेड टू वियर द काइंड ऑफ ड्रेस दे वर गिवन। अब उनको जो कपड़े दिए गए थे बच्चे वो स्किन टाइट कपड़े थे, दे वर क्लिंगिंग ड्रेसेस, एंड उनके लिए उनके कल्चर में ऐसे कपड़े पहनना जो था वो बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था। उनके कल्चर में नोबडी वोर सच काइंड ऑफ क्लोथ्स एंड दैट इज व्हाई शी फेल्ट कि यार ये चीज तो बहुत ही गलत है, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी, मेरे से नहीं होगा। लेकिन सिंस शी वाज इन अ स्कूल तो शी वाज एक्चुअली फोर्स्ड टू वियर क्लिंगी क्लोथ्स, ठीक है, उसको फोर्स किया गया था वो क्लिंगी कपड़े पहनने के लिए, वो टाइट कपड़े पहनने के लिए, एंड ऑब्वियसली शी कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट।
अब होता क्या है, और यहाँ पर बच्चे आप लोगों को याद रखना है कि उसके पास एक सॉफ्ट शूज थे जिनका नाम था सॉफ्ट मोकासिन्स, उनको चेंज करके भी उन्होंने उसको हार्ड शूज जो थे वो दे दिए थे, ठीक है, टैप हार्ड शूज जो थे वो पहनने के लिए दे दिए थे। तो जिड काला सा जो थी वो बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में थी, क्योंकि और एक और चीज, उनका जो कंफर्टर था बच्चे, ठीक है, क्या था, उनका जो कंफर्टर था वो टेकन अवे। उन्होंने अपने आप को एक कपड़े से ढका हुआ था क्योंकि उन्हें बहुत अजीब लग रहा था, और वो कपड़े भी उनसे छीन लिए गए। वो जो कपड़ा उन्होंने पहना हुआ था ऊपर, बेसिकली जो कंफर्टर लिया हुआ था, जो क्विल्ट लिया हुआ था, और उन्हें बड़ा ही ऐसा एक्सप्लॉइटेड सा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब उनकी कहानी और खराब होती है उस पॉइंट ऑफ टाइम के आकर जब वो लोग ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट टेबल के जो रूल्स थे ना वो उनकी अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल बाहर थे, ठीक है, ये चीज उनकी अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल ही बाहर हो गई। ऐसा क्या हुआ, अब होता क्या है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आया, तो एज ए रिजल्ट वो बहुत सारे एरर्स करती हैं, बहुत सारी गलतियां करती हैं खाने के टाइम पर। सबसे पहले क्या होता है बच्चा, ये बहुत जरूरी है, इसे कहते हैं ईटिंग बाय फॉर्मूला इनके चैप्टर में, ठीक है। उसके लिए ईटिंग बाय फॉर्मूला बहुत ही मुश्किल काम था और उसने इसमें बहुत सारी गलतियां करी। हुआ क्या, एट फर्स्ट बेल हर बच्चे को अपने लिए एक चेयर खींचने की रिक्वायरमेंट थी, यानी जब पहली बेल बजेगी तो सब बच्चों को अपने लिए एक चेयर बस खींच के रखनी है। अब इसके अंदर जिड काला सा जो थी उसको लगा चेयर खींच के रखनी है और चेयर पे बैठ जाना है। तो उतने में जब सब बच्चे खड़े हुए थे, पहली ही बेल के अंदर जिड काला सा जो थी वो चेयर पर बैठ जाती है। अब उतने में जब अपने आसपास देखती है कि सब खड़े हुए हैं और तो वैसे एम्बैरेस होकर उठने लगती है, उतने में सेकंड बेल बजती है, और सेकंड बेल जब बजती है तो सब लोग बैठ जाते हैं। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिड काला सा वाज कंफ्यूज्ड कि भैया मैं तो आधी खड़ी आधी बैठी, अब मैं बैठूं या मैं पूरी खड़ी हूं। तो एनी हाउ बैठ जाती है। अब जिड काला सा बिल्कुल भी नहीं हिलती जब तक सेकंड बेल होने के बाद उसको किसी की आवाज नहीं आती, ठीक है। Now she heard a man's voice। अब उसको एक आदमी की आवाज जो है वो आती है दूर से, और वो बड़े ही क्यूरियस होकर इधर उधर देखती है कि आवाज कहाँ से आई, और जब वो अपने आसपास देखती है तो वो रियलाइज करती है कि सब बच्चे जो हैं वो सब लोग अपनी प्लेट्स में देख रहे हैं, और वो आदमी जो है वो प्रोबेबली कोई प्रेयर बोल रहा है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई नोबडी वाज सीइंग टुवर्ड्स द मैन, एंड दे ऑल वर प्रेइंग फॉर द फूड। जैसे खाने से पहले हमारी प्रेयर होती है वही हो रही थी। एंड उतने में उसे इतना एम्बैरेस्ड फील होता है कि यार डैम मैं तो फंस गई। एंड शी ऑल्सो रियलाइज कि देयर वाज अ पेल फेस विमेन, ठीक है, वहां पर एक पेल फेस विमेन थी जो उसको स्टेयर कर रही थी, ठीक है। शी वाज स्टेयरिंग एट जिड काला सा, वो जिड काला सा को स्टेयर कर रही थी, उसको बहुत ज्यादा घूर घूर कर देख रही थी कि उसको दिखाने के लिए कि ये क्या क्या कर रही है तू। एंड देन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसे इतनी एम्बैरेसमेंट फील होती है और उसने कुछ नहीं किया। जब तीसरी बेल बजती है और बाकी सब बच्चे खाना खाने लगते हैं तो यहाँ पर जिड काला सा जो है वो रोने लगती है। तो वो रोने लगती है इस चीज के ऊपर बिकॉज उसने एक ही बारे में इतनी सारी गलतियां जो है वो करती हैं। शी स्टार्टेड टू क्राई एज अ रिजल्ट ऑफ हर एरर्स एंड एम्बैरेसमेंट एंड शी वाज अफ्रेड कि वो पेल फेस वुमेन जो है वो उसे अब पनिश करेगी बिकॉज नाउ शी वाज इन लाइमलाइट। क्योंकि इतनी सारी चीजें जो उसने करी हैं नाउ शी वाज इन लाइमलाइट, और इस चीज की वजह से वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है, बहुत ज्यादा नोटिस में है। अब उसने क्या किया, अब उतने में उसकी दोस्त आती है जुडविन जिसका नाम था, और उसे कुछ कुछ इंग्लिश आती थी। तो जुडविन ने आकर उसे बताया कि वो पेल फेस विमेन जो है ना वो हमारे बाल काटने की प्लानिंग कर रही है। दे आर डिसाइडिंग, दे आर थिंकिंग या दे आर मेकिंग अ प्लान कि हमारे बाल काट दिए जाए। अब जिड काला सा के कल्चर में जो छोटे बाल थे ना, मोर्नर्स, ठीक है, मोर्नर्स केप्ट हेयर शॉर्ट, यानी वो लोग जो शोक मना रहे होते हैं, जो होते नहीं कई फंक्शन तो नहीं होता, सॉरी, जब कोई इंसान मरता है किसी के शोक सभा में जब फैमिली नहीं हो तो कुछ लेडीज को बुलाया जाता है जो वहां पर आकर रोती हैं दिखाने के लिए कि दैट दे आर फीलिंग सैड फॉर समबडीज डेथ। तो मोर्नर्स जो है बच्चे वो छोटे बाल रखते हैं। कैप्चर्ड और अनस्किल्ड वॉरियर्स छोटे बाल रखते हैं, और कोई भी इंसान जो है जो कावर्ड होता है, कोई भी इंसान जो डरा हुआ होता है उसके बाल कटे हुए होते हैं। तो वो अपने आप को ना अनस्किल्ड, ना कैप्चर्ड, ना कावर्ड के रूप में नहीं दिखाना चाहती थी, तो इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो छुप जाएगी। तो उसने यही बोला कि आई विल रेजिस्ट, और वो यही बोलती है कि मैं तो रेजिस्ट करूंगी, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। और वो जाकर एक डार्क रूम के अंदर बेड के नीचे छुप जाती है ताकि उसके बाल जो है वो ना कटे। She tried to hide but was hauled and restrained so that her long hair could be chopped। तो उसे पुल आउट किया गया, वो यही बताते हैं कि उसे खींचा गया और उसको बांध दिया गया, ठीक है, उसे आप कह सकते हो टाइड विद अ रोप, उसे एक चेयर से बांध दिया गया
ताकि वो रिटेलिएट ना कर पाए और उसके बालों को आसानी से काट दिया जाए। और जैसे ही उसके बालों पर कैंची लगती है और उसके बाल काट दिए जाते हैं तो वो यही कहती है कि मेरे बालों के साथ साथ मेरा सोल भी क्रश हो गया एंड आई फेल्ट वेरी वेरी बैड, क्योंकि मेरे बाल जो है वो कट गए हैं। दिस ब्रूटैलिटी मेड हर अप्रिशिएट हाउ कोजी हर हाउस वॉज, एंड उसे अपनी मदर की याद आती है। शी वॉज ट्राइंग टू मदर्स मेमोरी उसके दिमाग में आती है कि काश मेरी मदर होती, बिकॉज नो बडी हेयर इन दी वर्ल्ड कुड एक्चुअली अंडरस्टैंड कि जिट कालासा के साथ क्या हुआ है। कोई भी रेजोनेट नहीं कर सकता था जिट कालासा के साथ क्या हुआ है। इट वॉज ओनली हर मदर। अब यहाँ पर बच्चे देयर इज वन मोर थिंग दैट वी आर टोल्ड इन द एंटायर स्टोरी कि जिटकारा सा ये कहती है कि आई वॉज टॉस्ड इन एयर। वो कहती है मतलब ये लोग मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे थे, मुझे हवा में उड़ा रहे हैं, फेंक रहे हैं यहाँ से वहां। शी सेज आई वॉज लाइक एन एनिमल। ठीक है, वो बिल्कुल ऐसा कर दिया कि जैसे कोई एनिमल होता है ना, एनिमल हु इज कंट्रोल्ड बाय अ हर्डर। जैसे एक हर्डर जो है, हर्डर कौन होते हैं बच्चे, जो वो नहीं होते गढ़वाले जो गाय भैंस बकरे करके चलाते हैं, वो होते हैं हर्डर। तो इसलिए मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एक एनिमल हूं और मुझे कोई हर्डर जो है वो ऐसे वो डंडियां मार मार के चला रहा है। तो बेसिकली सेज यहाँ पर लोगों को कमोडिटाइज कर दिया गया है। यहाँ पर कमोडिटाइज्ड पीपल, यहाँ पर लोगों को कमोडिटाइज कर दिया गया है, यहाँ पर लोगों को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया गया है। ठीक है, लोगों को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाने लगा है, ऑब्जेक्टिफाइड पीपल। और ये बहुत ही गलत ट्रीटमेंट जिटकालासा के साथ के हिसाब से उनके साथ हो रही थी। तो ये थी वजह जिटकालासा की पहली स्टोरी जिसमें वो अपने साथ होने वाली एट्रोसिटीज के बारे में बताती हैं। अब दूसरी स्टोरी है बच्चे बामा के बारे में, जो हमारी ही कंट्री की एक स्टोरी है और अनटचेबिलिटी से रिलेट करती है। ये स्टोरी है बच्चे बामा के बारे में, हु इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। अब बामा कौन है बच्चे, वो एक लिटिल चीयरफुल गर्ल है जिन्हें हर चीज अपने आसपास देखने में बहुत मजा आता था जो भी उनके स्ट्रीट में होती थी। तो ये स्टोरी तब की है बच्चे जब वो अपनी 3rd क्लास में थी और एक दिन अपने घर वापस आ रही थी। अब रास्ते में बच्चे उन्हें बहुत सारी चीजें दिखती हैं जिसको एक बार आप एनसीईआरटी से देख सकते हो, बिकॉज इनके ऊपर रेयरली कोई क्वेश्चन आता है कि उसने क्या देखा। तो शी सेज दैट दो इट टेक्स ओनली 10 मिनट्स टू रीच होम, उसको घर पहुंचने में से 10 मिनट लगते थे, लेकिन वो घर पहुंचाने में लगाती थी कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट। ठीक है, देन शी एक्सप्लेन्स द रीजन बिहाइंड इट। वो बताती है कि ऐसा इसीलिए नहीं था कि कोई मुझे रोकता था। शी सेज बिकॉज आई वॉज वेरी ऑब्जर्वेंट, मुझे अपने आसपास की चीजें देखना बहुत अच्छा लगता था, एंड व्हेन आई यूज्ड टू सी दोस थिंग्स आई यूज्ड टू स्टॉप देयर। पानी पी के बताती हूँ। She says when she is on her way to home, she sees a monkey performing and a snake charmer doing some act with a snake, which was very interesting for her. तो पहली चीज वो ये देखती थी। उसके बाद उसे एक साइकिलिस्ट दिखता था जो साइकिलिंग कर रहा होता था लास्ट 3 दिनों से। एक फेमस टेम्पल दिखता था जिसका एक बहुत बड़ी बेल थी। ट्राइबल मैन जो क्ले बीड्स बेच रहा है, नीडल्स बेच रहा है। और उसके अलावा वो बहुत सारी स्नैक स्टॉल्स और स्ट्रीट एक्ट्स के आसपास भी घूमती थी। और उसके बाद वो बताती है कि किस तरीके से जब मैं थोड़ा आगे बढ़ती थी तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो स्ट्रीट पर आकर अपने लेक्चर दे रहे होते थे कि हमें जिताओ। एंड जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है उसे और चीजें दिखती जाती है। नाउ ऑल दीज थिंग्स आर एलैबोरेटेडली रिटन इन द बुक एंड यू कैन लर्न एनी 5 to 6 थिंग्स फ्रॉम ऑल। 5 to 6 थिंग्स इन टोटल आप लोग लर्न कर लोगे तो उतना भी सफिशिएंट हो जाएगा। इट इज रेयर, दैट वेरी वेरी रेयर कि आपको उन चीजों के ऊपर सवाल आए। सवाल शुरू होते हैं बच्चे स्टोरी के इस पार्ट से। अब होता क्या है, जब वो अपने घर की तरफ बढ़ रही थी उस दिन, तो उस दिन उन्होंने एक लैंडलॉर्ड को देखा, ठीक है, जो बैठा रहा था और अपने वर्कर्स को अपनी फील्ड में काम करते हुए देख रहा था। बेसिकली वहां पर वो एक थ्रेशिंग फील्ड थी जहां पर ग्रेन को उसके हस्क से अलग किया जाता है, गुण को गेहूं से अलग किया जाता है। उस जगह पर वो लैंडलॉर्ड बैठा हुआ था और अपने काम को सुपरवाइज कर रहा था। थोड़े आगे जब हमारी बामा बढ़ती हैं तो वो ये देखती हैं कि उनकी कम्युनिटी के एक ओल्ड मैन जो है अपने हाथ में एक स्नैक का पैकेट बड़े ही स्ट्रेंज तरीके से लेकर जा रहे हैं और वो पैकेट जाकर फिर उन्होंने लैंडलॉर्ड को दे दिया। अब हमारी बामा को ये चीज देखकर इतनी अम्यूजिंग लगती है, इतनी फनी लगती है कि हाँ, इतने बड़े अंकल होने के बाद भी पैकेट को इतने फनी तरीके से पकड़ के लेके जा रहे हैं। अब अच्छा, आप लोगों ने देख तो लिया ही होगा कि अंकल ने पैकेट कैसा पकड़ा है, पर अगर मैं आप लोगों को अपने बैग के थ्रू दिखाऊं तो मान लो आई हैव दिस बैग। अब मैं चाहूं तो मैं बैग को ऐसे पकड़ूंगी, ठीक है, आई होल्ड द बैग लाइक दिस। बैग को ऐसे पकड़ा जाएगा। अंकल जी ने बैग को पकड़ा हुआ था ऐसे, मतलब जो उनके हाथ में थैली थी उनको उन्होंने ऐसे करके पकड़ा हुआ।
लाइक दिस, उन्होंने उस बैग को पकड़ा हुआ था। एंड जब उन्होंने इस तरीके से उस बैग को पकड़ा बच्चे, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बामा को लगा कि यार इतने समझदार अंकल, इतने बड़े अंकल, और फिर भी बैग को ऐसे करके चल रहे हैं, ऐसा क्यों? तो वो तो अंकल पे हंसने लगती कि भैया अंकल तो बड़े स्मार्ट निकले। ऑन रीचिंग होम, जब वो अपने एल्डर ब्रदर को ये पूरा सिनेरियो सुनाती है और हंसने लग जाती है कि भाई तुम्हें पता है आज मैंने एक अंकल को इस तरीके से सामान को लेके जाते हुए देखा, उन्होंने सामान को ऐसे आगे से पकड़ा हुआ था, बताओ इतने समझदार अंकल, इतने बड़े अंकल, और उसके बाद भी ऐसे लेकर जा रहे। अब ऑब्वियसली बहन तो हंस रही थी क्योंकि थर्ड क्लास में थी, लेकिन भाई को बिल्कुल भी हंसी नहीं आई और उन्होंने बामा को रियल ट्रुथ बताया। और उन्होंने बताया कि देख बेटा ये कुछ अच्छी चीज नहीं थी, इट वॉज बिकॉज कि तू, मैं और वो अंकल जो थे, हम सब लोग लो कास्ट से बिलोंग करते हैं, और अपर कास्ट के जो लोग हैं दे डू नॉट लाइक देयर प्रेजेंस और टच द लो कास्ट, क्योंकि उनका मानना ये है कि वो इम्प्योर हो जाएंगे या फिर वो पोल्यूट हो जाएंगे। तो इसे ये अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम है बहन जो हम लोग फेस कर रहे हैं। तो उसका भाई उसे यही बताता है कि तुझे क्या लगता है, दिस थिंग इज गुड? ही सेज नो, दिस इज नॉट गुड। ही सेज बिकॉज यहाँ पर हम लो कास्ट के हैं, एंड इट इज बिलीव्ड कि अगर उसके अंदर जो वड़ई पड़े थे, ठीक है, उस पैकेट के अंदर जो वड़ई पड़े थे, ऑल्दो बेटा पहले वो बनाना लीफ में कवर्ड थे, ठीक है, ऑल्दो पहले वो बनाना लीफ में कवर्ड थे और उसके बाद वो पैकेट के अंदर पड़े थे, तो ऑब्वियसली वो गंदे नहीं हो सकते थे, उसमें हाथ लग ही नहीं सकता था, तो फिर भी अंकल ने उसे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ था? तो बामा ने उस टाइम पे अपने भाई को जब बताया तो भाई ने यही बोला कि इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजुडिस जो हम लोग फेस करते हैं, यू नो, फ्रॉम द अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। और शी सेज जब अंकल को उन्होंने वो पैकेट दिया तो द अंकल ओपन एंड एंजॉयड द बड़ाइज। तो he says लेकिन द मैन वॉज होल्डिंग द पैकेट लाइक दिस, ताकि वो उस पैकेट के अंदर के कंटेंट को टच ना कर दें, वरना वो पैकेट जो है वो इम्प्योर हो जाएगा और उसके बाद हमारे लैंडलॉर्ड जो है उसको खाने से रिफ्यूज कर देंगे। तो जब बामा ने ये बात सुनी, ये थॉट जो था ना बच्चे उसके लिए, दिस थॉट वॉज रिवोल्टिंग, उसके लिए ख्याल जो था ना ये मतलब ये ख्याल ही उसके लिए बहुत ही बुरा था कि लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में। He found it so disgusting कि कैसे अंकल हैं, अगर उन्हें इतनी ही दिक्कत है हमारे खाने को टच करने से तो हमसे मंगाया ही क्यों? If he is feeling such a problem by giving us the food, अगर उन्हें हमें हाथ में खाना देने से इतनी दिक्कत होती तो हमसे खाना मंगाओ ही मत। Do not take our help, we are not dying to help you। तो और वो यही बोलती है कि कितने ज्यादा बुरे हैं ये लोग, कितने हिपोक्रेट हैं, अगर हमें हमारे से मंगाना भी है, ठीक है, और हमें टच भी नहीं करने देना है। और बामा यही बोलती है कि आई एम वेरी वेरी एंग्री अबाउट दिस फैक्ट। तो शी वॉज वेरी एंग्री एट दिस फैक्ट कि द मैन इज ट्राइंग टू ईट दैट थिंग, और वो मना कर रहा है कि आप मत खाओ, आप ये मत करो। अब वो मेरे को वेट अ सेकंड, आई वाज जस्ट आउट ऑफ द जोन। ओके, तो यहाँ पर दिस मैन क्लियरली रिफ्यूज्ड एंड ही सेज कि आपने पैकेट इस तरीके से पकड़ा हुआ है, तो चाहे तो अंकल उसको टच भी कर सकते थे। तो बामा बिकेम सो एंग्री ओवर दिस पॉइंट कि बामा ने अंकल के लिए डायरेक्टली बोला कि मेरा तो बस चले तो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू टेक द पैकेट एंड आई एम गोइंग टू टच द वड़ा इज माई सेल्फ, और मैं खुद उन वड़ा को टच करूंगी और उन्हें बोलूंगी कि और फिर मैं उन्हें बोलूंगी कि लो अंकल इसे खाकर दिखाओ। तो शी वॉज सो एंग्री एट द हिपोक्रेसी ऑफ द पीपल कि एक तो खाना भी अगर टच कर देंगे तो पोल्यूट हो जाएगा, और अगर इतनी दिक्कत है तो खुद जाकर ले आते ना, हमसे क्यों मंगवाया। कुछ दिनों बाद क्या इंसिडेंट उनका भाई उन्हें बताता है कि उनका भाई बताता है कि ये चीजें बहुत कॉमन है, क्योंकि उनका एल्डर ब्रदर कुछ दिन पहले ट्रैवल कर रहा था कहीं पे, एंड वहां पर उस लैंडलॉर्ड के लोगों ने उनको रोका और उनसे पूछा कि उसका नाम क्या है। तो इसे मैंने अपना नाम बता दिया, और उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि विच स्ट्रीट, उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कौन सी गली में रहते हो, क्योंकि स्ट्रीट पूछने से उनको ये समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ पर रहते हैं, एंड probably then they'll be able to judge that the man was the man belonged from the community of the untouchables। तो then he suggests to her to study hard, और उसके भाई बोलते हैं कि देख अगर तुझे अपने आप को, ठीक है, तो अगर तुझे ये अंडू करने हैं हमारे ऊपर होने वाले सोशल इविल्स को, अगर तुझे अंडू करना है, अगर अपने आप को इन सब चीजों से बचाना है, तो एक तरीका है उसका, वो है पढ़ाई करना। He says there is no other way to get yourself out from this situation। आप अगर अपने आप को बाहर निकालना चाहते हो ऐसे सोशल इविल्स से, तो the only thing that you can do for yourself is to study, because in that way only आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी। भले ही लोग सेल्फिश रीजन के लिए सही तो सही, कम से कम आपके पास आकर आपको पूछेंगे तो सही। एंड उसकी बहन जो है वो अपने भाई के सजेशन पर काम करती है और अपनी क्लास की टॉपर बनती है, एंड जैसा उसके भाई ने बोला, शी अर्न्स नॉट ओनली रिस्पेक्ट बट मेनी फ्रेंड्स टू, डिस्पाइट बीइंग एन अनटचेबल पीपल केम देयर एंड बिकेम हर फ्रेंड्स। तो दिस शोज कि कभी कभी जिंदगी के अंदर आपको
सैक्रिफाइस करना पड़ता है या कभी कभी मुश्किल रास्ता लेना पड़ता है अपना रास्ता निकालने के लिए। अब अच्छा, नाउ हियर इज द क्वेश्चन दैट फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स इट वाज अ बिटर कोल्ड वन, बड़ा बेकार दिन था। स्नो अभी भी ग्राउंड पे कवर थी, ट्रीज खाली हो चुकी थी। एक लार्ज बेल बजती है एंड इट वाज अ लाउड मेटेलिक वॉइस दैट वाज क्रैशिंग थ्रू द बेल फ्राई। अब अच्छा, बेल फ्राई होता है आप लोगों का क्लॉक टावर या बेल टावर, जहां से बेल एक्चुअली बजती है, तो इसलिए वो बेल की आवाज वहां से आती है एंड हमारे सेंसिटिव ईयर्स में पड़ती है। The annoying clatter of shoes and bare floor gave us no peace. इसे टक 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 जो जूतों की चल रही थी जमीन पर, उससे हमें कानों में वो लग रही थी। The constant clash of harsh noises with an undercurrent of many voices murmuring an unknown tongue made a bedlam with which I was securely tied. इसे उस समय constant आवाजें आ रही हैं, कोई बोल रहा है, कुछ चल रहा है और लोग कुछ अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, the language that I was not even able to understand. She says I was in such a situation, I was in such a chaos जिसमें मैं बंधी हुई हूँ. And though my spirit tore itself in struggling its lost freedom, it was all useless. He says, although मेरा मन कर रहा था मैं अपने आप को बचाऊं, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। तो बच्चे ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में से लिया गया है। Who is narrating the incident? तो बच्चे जिट काला सा ये इंसिडेंट को नरेट कर रही हैं। What did the narrator feel the very first day in the new school? तो बेटा न्यू स्कूल में उन्हें बहुत ज्यादा पेस्टर्ड, बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड फील हो रहा था। शी वॉज फीलिंग वेरी कंट्रोल्ड और उनको ये लग रहा था कि मेरी तो जिंदगी यहाँ पर आकर बर्बाद हो गई है। What is a bell fry? बच्चा दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, इट इज अ बेल टावर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आ जाओ सवालों पर। I felt like sinking to the floor, says it काला सा। ऐसा उन्हें कब लगा और क्यों लगा? तो बच्चे उनका फर्स्ट डे था स्कूल में। She along with other student was being led into the dining room with other girls. ठीक है, उन्हें बाकी लड़कियों के साथ डाइनिंग रूम में भेजा गया खाने के लिए। She walked noiselessly in her soft moccasins. उन्होंने अपने सॉफ्ट शूज पहने हुए थे and she was walking. But when she felt that she was immodestly dressed, उनको ये लग रहा था कि उनके कपड़े जो हैं that was not very good और उनको बहुत क्लिंगी कपड़े लग रहे थे और उनका ब्लैंकेट जो था वो उनसे छीन लिया गया था from her shoulders. तो at that point of time उन्हें बहुत ज़्यादा exploited, बहुत ज़्यादा tortured और बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील हो रहा था कि उनसे वो जो कपड़े जो हैं वो छीन लिए गए हैं एंड शी फेल्ट वेरी बैड। बिल्कुल ऑब्वियसली यार, ऐसा किसी के साथ भी होगा तो शी विल फील बैड। How did Zitkala-sa find the eating by formula a hard trial? तो अब जो हमारी Zitkala-sa उन्हें पता तो है नहीं कि खाना कैसे खाना है, तो she was unaware about the various bells that were tapped and behave unlike others. तो जब पहली बेल बजी, she pulled out the chair and sat in it. While पहली चेयर में सिर्फ आपको चेयर खींचनी थी। As she saw others standing, she began to rise. तो वो खड़ी होने लगती है और उसने अपने आसपास शाइली देखा कि लोग कैसे चेयर यूज करते हैं। उतने में सेकंड बेल बज जाती है और जब वो हाफ सिटिंग हाफ स्टैंडिंग थी, उतने में she had to again sit back on the chair. चलो बैठ गई। उसके बाद उसने आसपास देखना शुरू किया जब उसे एक आदमी की आवाज आती है कि आदमी कोई बोल रहा है हॉल के एंड पे, तो प्रोबेबली द मैन वाज स्पीकिंग द प्रेयर्स एंड शी ड्रॉप्ड हर आईज व्हेन शी फाउंड द पेल फेस वुमन लुकिंग एट हर। और उसने जब देखा कि वो लेडी उसको देख रही है, पेल फेस वुमन उसको देख रही है और सब बच्चे अपने खाने की तरफ देख रहे हैं, तो शी अगेन गॉट वेरी एम्बैरेस्ड। और जब थर्ड बेल पे बाकी बच्चों ने खाना शुरू कर दिया, जिटकालासा की भूख मर चुकी थी बिकॉज शी वाज सो ह्यूमिलिएटेड और वो रोने लगती है। शी स्टार्टेड टू क्राई कि मेरे साथ ये क्या कर दिया। ठीक है, When did Bama first came to know of the social discrimination faced by the people of her community? तो बच्चे बामा जो थी वो अपने स्कूल से घर तक वॉक किया जाती थी इन द थर्ड ग्रेड। एक दिन वो नोटिस करती है कि उन्हीं के कम्युनिटी के एक एल्डरली मैन जो है वो अपने हाथ में एक टाइनी पैकेट ऑफ स्नैक्स लेकर जा रहे हैं और जिस तरीके से वो पैकेट उन्होंने पकड़ा था वो बहुत ही वियर्ड था और वो पैकेट जो था वो उन्होंने लैंडलॉर्ड को ऑफर कर दिया, जिसने खोला और उसे खाने लग गए। अब उन्होंने आदमी ने उस एज ही हेल्ड द पैकेट्स बाय द थ्रेड्स विदाउट टचिंग इट, शी थॉट दैट इट वाज ह्यूमरस। तो अंकल को देखकर उसे बड़ी हंसी आई, बट अन्नन जो उसके एल्डर ब्रदर थे उन्होंने उसे बताया कि वो मैन जो थे वो अम्यूजिंग नहीं थे, वो फनी नहीं था, रादर जस्ट बिकॉज द मैन बिलोंग टू द लो कास्ट, तो दैट वाज द रीजन ही वाज नॉट परमिटेड टू टच द फूड। जस्ट बिकॉज कि वो लो कास्ट के हैं इसलिए उन्हें वो खाना टच करने को अलाउ नहीं किया गया था, लेस्ट यानी अदरवाइज अगर ऐसा होता तो हमारे खाने के जो कंटेंट है वो गंदे हो जाते, खाना जो है वो गंदा हो जाता एंड द फूड वुड हैव गॉटन पोल्यूटेड।
अब यहाँ पर बामा ने कैसे रिएक्ट किया जब बामा को पता लगता है? जब बामा को पता लगता है कि अपर कास्ट इस तरीके से लोगों को ट्रीट करती है, तो शी बिकेम वेरी एंग्री टुवर्ड्स द लो हाई कास्ट पीपल एंड शी फेल्ट कि शी वाज एबल टू रिलेट विद देम कि ये चीजें क्या मुझे भी झेलनी पड़ेंगी। शी फेल्ट प्रोवोक्ड एंड एंग्री कि मतलब हाउ अ पर्सन कैन डू दिस। She wanted to touch the vadas herself ताकि she is going to give that answer to the man कि कर लो जो करना है। She wondered why their elders should run errands for the miserly rich upper caste, और वो यही बोलती है कि हमारे लोगों को इनके लिए काम ही नहीं करना चाहिए। They should not even work for them or for the upper caste landlords and hand them over the things reverently। इसे जितनी रिस्पेक्टफुली हमें चीजें उनको नहीं देनी चाहिए। अगर वो लोग हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो ऐसे रिस्पेक्ट एक टू वे रोड है, तो जितनी अगर रिस्पेक्ट मिलेगी उतनी रिस्पेक्ट हम देंगे। एंड बोइंग एंड श्रिंकिंग ऑल द वाइल, और ऐसे झुक झुक के हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट लिसन टू देम। ठीक है भाई, तो आई होप यहाँ तक बच्चे आप लोगों को हमारे चैप्टर्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। और यहीं पे आके बच्चे दोनों चैप्टर्स हो जाते हैं खत्म। डीपीपी तो आप लोगों को मिल ही जाएगा इसका, साथ में बच्चे इसके समरी नोट्स ही मैं आप लोगों के लिए डलवा दूंगी, प्रोबेबली लेक्चर के साथ या लेक्चर के बाद, और उसके बाद आप इसके समरी नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। यहीं पे आके लेक्चर हो जाता है बच्चे खत्म। सो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। मैं निहारिका आप लोगों को मिलूंगी अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन।